जो लोखंड वाला शूट आउट हुआ, इट हैपेंड इन ब्रॉड डे लाइट। जब पहले इंस्टेंस में वहां गए, दिलीप बुआ, माया डोलस ने, अनिल पवार, इन्होंने जो गोली चलाई, घराल साहब बुलेट थ्रू एंड थ्रू आर पार हो गई है तुम्हारे राइट निप्पल के ऊपर। और कभी साहब विद दिस इंजरी टू हिज राइट हैंड, ही वाज स्टिल देयर कवर फायरिंग जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आती। जब शूट आउट हुआ लोखंड वाला में, पहले से डिसाइडेड था कि एनकाउंटर ही करना है इनका? गैंगस्टरिज्म जो है ये तो 80s के साथ में चल ही रहा था। करीम लाला हुआ, बरदा राजन हुआ, हाजी मस्तान हुआ, पठान गैंग हुई, ये हुई, दाऊद इब्राहिम, अरुण गौली की गैंग शुरू हुई। बट एट द एंड ऑफ 90 धीरे धीरे जो है ना, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ATS ने, क्राइम ब्रांच ने, लोकल पुलिस ने इसको जो है। जब आपके करियर की शुरुआत हुई थी, पहला कौन सा गैंगस्टर था जिसके साथ में आपका टकराव हुआ हो? 1981 है, आई वाज एट मलाड पुलिस स्टेशन। एक बड़ा नाम था उस जमाने में। हाथ करके उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। जो ऑफिसर मेरे साथ में थे, उन्होंने उसको रिवॉल्वर दिखा के रुकने के लिए बोला। तो हमीद जो है, यू वोंट बिलीव इट, ने ऐसा ही पकड़ के ऐसा उठा दिया ऑफिसर के हाथ में रिवॉल्वर। जब दगड़ी चाल पे रेड हुई 92 में, इससे पहले 37 बार क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस ने दगड़ी चाल में रेड की, लेकिन पेन नाइफ भी उनको मिली नहीं। और हमने जब रेड की, दाऊद इब्राहिम कितना बड़ा खतरा था? देखिए ऐसा है कि 93 ब्लास्ट के टाइम पे भी अपने 1500 kg RDX को मिला था। ये आफ्टर द ब्लास्ट था, तो मतलब आफ्टर द ब्लास्ट भी इतना सारा RDX था मुंबई में, तो इनका प्लान तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इतना ही नहीं, ये 1500 किलो मिलने के बाद नागला बंदर से भी मिला, गुजरात से भी मिला। ये इट वाज अ वेरी सीरियस मैटर। आपके वजह से एक ड्रेडेड क्रिमिनल गैंगस्टर, उसे एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया वापस लाया जा सका। लिए थे। मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपको जानना है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया है सच में, एक बार सिर्फ डोंगरी का राउंड मार के आ जाना, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है उसके साथ में। तो आज भी उसका उतना होल्ड है मुंबई पे? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड पे मेरे गेस्ट है ACP इकबाल शेख जी। हमारे इस पॉडकास्ट पे आप सभी लोगों को ट्रू क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज जानना बहुत पसंद है, इसीलिए ये स्पेशल एपिसोड हमने किया है। इस एपिसोड में हमने बात की ACP इकबाल शेख सर के साथ में कई सारे किस्सों के बारे में, कई सारी कहानियों के बारे में, मुंबई के अंडरवर्ल्ड की। अगर आपने शूट आउट एट लोखंड वाला मूवी देखी है तो उसमें जो रोल अरबाज खान प्ले करते हैं वो ACP इकबाल शेख का ही रोल है। लोखंड वाला के उस शूट आउट में ACP इकबाल शेख बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। उस पूरे शूट आउट के डिटेल्स आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेंगे। लोखंड वाला के उस शूट आउट में शामिल थे माया डोलस, दिलीप बुआ और उनकी पूरी गैंग। और ये गैंग किस तरह से मुंबई में ऑपरेट कर रही थी, हमने ये जाना इस पॉडकास्ट पे। और क्या सच में मुंबई पुलिस को दाऊद इब्राहिम ने दुबई से कॉल करके ये टिप दी थी कि माया डोलस और उसकी गैंग एक सोसाइटी में छुपे हैं लोखंड वाला में? हमने ये भी जाना ACP इकबाल शेख सर से। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी चीजें जानने मिलेगी मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में, जो आज से पहले बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता थी। हमने बात की दगड़ी चौल और अरुण गौली के बारे में भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ACP इकबाल शेख जी ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इन्वेस्टिगेशंस में भी बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था। हमने उसकी भी बात की है इस पॉडकास्ट पे। और इसी के साथ हमने बात की खालिस्तानी टेरर के बारे में, क्योंकि एक वक्त था जब मुंबई पे इस टेरर का राज हुआ करता था और उसे खत्म किया ACP इकबाल शेख जी ने और उनकी मुंबई पुलिस ने। सो इस पॉडकास्ट के सभी ट्रू क्राइम फैंस के लिए ये स्पेशल एपिसोड हमारी ओर से। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। इकबाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू जयेश जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑल्सो यस सर। फॉर योर पॉडकास्ट। सर, इट्स अ ऑनर कि आपके साथ में मैं यहाँ पे बैठ पाया, बिकॉज हमने ऑफ द कैमरा भी कुछ बातें की एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत सारी चीज़ों को आज एड्रेस करें एंड कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करें। बट बिफोर वी गेट इन टू दैट कॉन्वर्जेशन ऑल्सो, 33 ईयर्स का सर करियर, वो भी मुंबई पुलिस में, एंड एक ऐसे टाइम पे जब मुंबई वॉज नॉट जो आज हमें मुंबई दिखती है उस तरह से बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही अलग ज़माना था। बहुत सारे गैंग वॉर्स हो रहे थे, खालिस्तानी टेरर भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था एंड आपने उन सभी से डील किया है।
आज जब आप वापस से अपनी लाइफ में वो गो थ्रू करते हो, वो जो टाइम था, व्हाट इज़ लाइक द सबसे ऐसी एक स्ट्राइकिंग मेमोरी कौन-सी है, या क्या उस वक़्त की बातें याद आती है आज भी? देखिए जयेश जी, ये 33 इयर्स का पीरियड जो है, राइट फ्रॉम 79 टू 2012, एक अप्स एंड डाउन वाली जर्नी। आई वर्कड एट नंबर ऑफ पुलिस स्टेशंस, आई आल्सो वर्कड इन एटीएस। बहुत सारे सीरियस ऑफेंसेस या गैंगस्टर्स, इनको पकड़ना, इनके साथ में कुछ शूटआउट्स भी हुए हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, जो 90s के बाद से जो जो खालिस्तानी टेररिज्म का जो वो था, दैट वाज अ वेरी वेरी critical period for our country and for Mumbai also, because a lot of Khalistani terrorists, they used to come to Mumbai for extortion purpose, to get the fundings for Khalistan and all that. तो वो पीरियड जो था बड़ा सेंसिटिव था। गैंगस्टर्स का जो फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और गैंगस्टर्स का जो था वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई वो किसी को स्पेयर नहीं करते थे गैंगस्टर। हुँ। देयर वर नंबर ऑफ गैंग्स, डी गैंग, अरुण गौली गैंग, देन नाइक, रमा नाइक, अमर नाइक गैंग, छोटे मोटे पुजारी गैंग, ये गैंग, वो गैंग। तो जो हर छोटी छोटी चीज़ पे, अगर किसी ने एक अच्छी गाड़ी खरीदी, कुछ ये किया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, ही इज टू गेट थ्रेट्स फॉर एक्सटोर्शन। तो ये पीरियड जो है ना, और ऐसा था कि, और ये फिल्म इंडस्ट्री का भी, उसमें जो ग्लैमर व्लैमर है जो सब आ गया, इसको भी इन्वॉल्व उन्होंने किया। पहला जो होता था कि आ, ये जो गैंगस्टर्स होते थे, ज़्यादातर इनका बुटलेगिंग होता था, कुछ ड्रग्स का छोटा मोटा चलता था। फिर ये आप बोलेंगे मटका मटका बेटिंग, इलिसिट लिकर, ये फिर तुम्हारा गल्फ रिक्रूटमेंट, छोटे मोटे बिल्डर्स, इनके साथ में हुआ करता था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इधर से निकल के फिर बहुत आगे आ गया। ऐसा हो गया कि इवन फॉर सम फंक्शंस, रिलीजियस फंक्शंस, इसके उसके लिए लोगों ने लाखों रुपया लोगों से जो है ना, एक्सटॉर्शन, बिजनेसमैन से, और उनकी हिम्मत भी नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जयंती, आई वॉज एट वीपी रोड वे बैक इन 87-88। तो हनुमान जयंती के लिए उस टाइम पे जो तान्या कोली था, he used to get a funding of about 5 lakh rupees from all these steel merchant, other merchants from VP Road area. ओके। इतनी इतनी फंडिंग, मतलब कोई विलिंगली, कोई वॉलंटरली कोई वसूली। देता नहीं था ये। तो ये ऐसा हो रहा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसा जैसा चेंज हो गया, फिर ये गणपति फंक्शन आ गया, कुछ कोई और रिलीजियस मोहर्रम का कोई कुछ ये है, किसका कुछ और फंक्शन है, कोई और रिलीजन का कुछ फंक्शन है, उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन जो है ना, उसकी जो फंडिंग होती थी, वो एक्सटॉर्शन के जरिए बहुत ज़्यादा होती थी। हुँ। तो उधर से इन्होंने सब जगह से ये करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे होते होते दे केम टू बिल्डर्स, दे केम टू सेलिब्रिटीज, ये सब शुरू हो गया। तो इसमें सोसाइटी जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई। और करेक्ट। ये गैंगस्टर्स जो है ना, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करते थे, हुँ। सिर्फ थ्रेड्स या एक्सटॉर्शन के ये कॉल ही नहीं देते थे। तो फायरिंग भी करते थे डराने के लिए, कभी कभी किसी को शूट भी कर देते थे। तो उससे क्या हो जाता था कि बाकी लोगों तक मैसेज चला जाता था, एंड दे यूज्ड टू फॉल इन लाइन। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल जैसा हो गया था। ओके। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एटीएस ने, क्राइम ब्रांच ने, लोकल पुलिस ने इसको जो है गैंगस्टरिज्म को बहुत बड़ा, जैसा मैं बताऊंगा कि लोखंड वाला शूट आउट है, हाँ। इसमें जो ब्लो डी गैंग को मिला, इतना बड़ा धक्का मिला, तो उसके बाद में जो है ना, काफ़ी अरसे तक ये जो है उसका असर दिखता रहा।
बहुत सारे गैंगस्टर्स वो बम्बई छोड़ के इधर आने बिना भी बंद कर दिए, एक्टिविटीज़ भी कम कर दिए, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद दगड़ी चाल में जो तान्या कोली और उसके साथ में पोटिया वगैरह उनके जो जो रेड्स हो गए, उनको अरेस्ट करने के बाद विथ वेपन्स एंड ऑल दैट। तो ये बाकी सभी ये जो गैंग्स पे जो एटीएस की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से जो बड़े-बड़े इनके हमारे जो ऑपरेशंस हुए हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ा। अदरवाइज़ एक कॉमन हो गया था। ये गैंग को पैसा दिया किसी ने तो वो गैंग का आएगा कॉल वो बंदे को कि तूने उसको पैसा दिया, हमारे को दे, नहीं तो तेरे को ये कर देंगे, और वो देगा इज टू गो टू एनी एक्सटेंट टू एक्सटोर्ट मनी। और इसमें जो लोग जो टिपर होते थे, वो टिपर से गली के ही छोटे मोटे जो इन्फॉर्मेंट टाइप जो होते हैं, वो पूरी टिप देते थे। और टिप देते थे तो उसको जो भी एक्सटोर्शन का अमाउंट होता उसको 10-20% उसको मिल जाता। वो जो गैंगस्टर्स को वो टिपर बता देता कि भाई इसकी ये गाड़ी है, इतने बजे निकलता है, इसके बच्चे स्कूल को जाते हैं, उसकी बीवी उधर ये करने जॉब पे जाती है, या उसकी ऑफिस उधर है, ये इसका ऑफिस इधर है, उसका गाड़ी का नंबर ये है। वो सब जब गैंगस्टर जब एक्सटॉर्शन का थ्रेड्स देता है विक्टिम को, तो ये सब बताता था तो चौंक जाता था कि भाई इसके पास तो पूरी डिटेल एकदम मेटिकुलस इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ये तो कुछ भी अपना हो सकता था। करेक्ट। तो दो सोसाइटी में जो है ना एक ये और शूट आउट ऐसे कहीं भी हो रहे थे, और उसमें कितनी बार तो ऐसा हुआ कि इनोसेंट पासर्स बाय जो है वो भी उसमें उनकी डेथ हुई या इंजर्ड हुए। तो दैट पीरियड वाज वेरी वेरी टफ पीरियड। बट सर अगर आई हैव टू आस्क यू दिस कि मतलब जब आपके करियर की शुरुआत हुई थी, पहला कौन सा गैंगस्टर था जिसके साथ में आपका टकराव हुआ हो? देखिए ऐसा है कि या 1981 81 की बात है, 80-81 की बात है। आई वाज एट मलाड पुलिस स्टेशन। ऐसे तो वहाँ के जो लोकल गूंस बीन्स जो थे उनको तो हम लोग बहुत कंट्रोल में रखते थे, लेकिन एक बड़ा नाम था उस जमाने में, हमीद अजीज। हम्म, ही वाज सन ऑफ दिलीप अजीज। दिलीप अजीज भी जो है वो ही वाज इनटू बड़े लेवल पे सुनने में आए कि साउथ मुंबई में डोंगरी बिंगरी में जो मटका बेटिंग ये वो सब करता था। इट वाज नोन टू ऑल police circle, his son, and he had a very grand personality, must be about 6'4", ओके। and very muscularly built. And we came to know from our local contacts that some fellow who is not from Malad or this area has come from somewhere from South Mumbai, and he frequents Chimney Bar, Maladist. And his girlfriend is always with him, and he is a big catch, बड़ा है कोई। We were not disclosed about his name, तो accordingly we हम लोग, मैं, मेरे साथ में मेरे बैचमेट सुनील देशमुख और एक लेट शंकर शेट्टी सब इंस्पेक्टर, और we were not, हम सब लोग मलाड पुलिस स्टेशन को थे, और कुछ कांस्टेबल्स हमने लगाए थे। एक जस होटल है एसवी रोड मलाड में, तो वहाँ पर हम गए तो देखा कि ये बंदा प्लेन क्लोथ्स में, हम लोग थोड़ा कैमोफ्लेज करके गए थे, अलग अलग टेबल पे बैठे हमने। तो ये बंदा बैठा था, वेरी ग्रैंड पर्सनालिटी, सिटिंग विद दैट गर्ल, और बड़ा शार्प था वो। हम भले अलग अलग टेबल पे बैठे थे, उसने जान लिया कि भाई कुछ गड़बड़ है, पुलिस वाले कुछ लग रहे हैं। तो उसने जो भी ऑर्डर दिया था वो, ही वॉज वेरी, वो वेटर्स को बड़ी हेफ्टी टिप दिया करता था। तो पता नहीं उसको कैसा ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि पुलिस आई है। तो उसने जो भी ऑर्डर दिया था उसने बोला वो पैक करने के लिए, पार्सल करने। तो हमने, मेरे में कलीग को जाते जाते मैंने चिट्ठी पे बाजू में वॉशरूम जाते जाते मैंने डबल दिया कि इसको हम लोग नीचे करेंगे, ये उठ रहा है यहाँ से, अपने इसको नीचे पकड़ लें। लेकिन मैसेज कन्वे हुआ नहीं, पता नहीं। जैसे ही देखिए वो पैक करके उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा, जो ऑफिसर मेरे साथ में थे उन्होंने उसको
रिवॉल्वर दिखा के रुकने के लिए बोला। तो हमीद जो है, यू वोंट बिलीव इट, उसने ऐसा ही पकड़ के ऐसा उठा दिया, ऑफिसर के हाथ में रिवॉल्वर। तो मैं और दूसरे ऑफिसर जो थे, एक ने पीछे से उसको सवारी मार दी और मैंने नीचे से दोनों पैर पीछे खींच लिए। ओके। एंड इन द मीनवाइल जो हमारे कांस्टेबल्स नीचे थे वो भी सब आ गए एंड वी कुड कंट्रोल दिस गाय। ही वाज वेरी 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 स्ट्रांग, ओके। वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। और फिर उसको हम लोग ने पुलिस स्टेशन पे लेके गए। वहां पुलिस स्टेशन पे भी उसने बड़ी मस्ती की। ये तो जब उसके साथ में जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका जो पर्स हमने चेक किया तो उसमें 18 इंच का एक बड़ा चाकू मिला, ओके। उसकी गर्लफ्रेंड के पर्स में। तो ऑफिसर ने देख के कि उसको एक झापड़ मार दिया लड़की को, तो ही वाज सो वायलेंट कि वहां पुलिस स्टेशन में भी उसने दंगा मस्ती कर दी। मतलब ही वाज दैट टाइप। और फिर हम जब उसको मलाडिस में एक मनाली होटल में वो रहता था, उसके रूम पे हम लोग ने उसकी सर्च ली, तो उसमें हमारे को एक तलवार मिली अच्छा। जिसकी हिल्ट जो थी तलवार की मूठ जैसी थी, और उसके सामने का जो था ना, एक बड़ा शीशा था, 2.5-3 फीट का शीशा, ओके। स्प्रिंग था, हाँ। स्प्रिंग में शीशा भरा हुआ था। मतलब वो एक हाथ से, हमको तो 2 हाथ से भी प्रॉब्लम, एक हाथ से ऐसा घुमा देते तो 10-20 बार ऐसी घूमती थी। ओके। और वही इससे उसने, जो इससे पहले मलाड में कुछ वहाँ के जो शाने लोग थे उनको मार के भगाया था। तो ही वॉज दैट टाइप। उस टाइम के जो गुण होते थे ना, आज के जैसे जो रिवॉल्वर लेके घूमते फट से टक टक कर देंगे वैसा नहीं। हो तो पुलिस से भिड़े, पुलिस से ये करे, ऐसा था। और उसको हमीद की हिस्ट्री भी थी, उसने डोंगरी पुलिस स्टेशन में भी, वहाँ भी ऑफिसर्स के साथ में ऐसी दंगा मस्ती कर दी थी। और अल्टीमेटली ये, और जब हमने उसके रूम पे जब उसकी डायरी वायरी चेक कर दी उसकी, तो उसमें इतना एक्सटॉर्शन अमाउंट आता था उसके पास में, ये होटेलियर से, ये रिक्रूटिंग एजेंट से, बिल्डर से। इट वाज इन लैक्स, रनिंग इन लैक्स एट दैट टाइम, ऐसा था। और फिर अल्टीमेटली दिस हामिद वाज शॉट डेड बाय वन मुन्ना एट नवजीवन सोसाइटी जो है बॉम्बे सेंट्रल पे, सेम डे जिस दिन रमा नाइक वाज शॉट, अच्छा, उसी दिन। उसी सेम डे हमीद वाज शॉट इन फन एंड फूड होटल एट नवजीवन सोसाइटी। तो उस जमाने में जो है ना, गैंगस्टर्स ये टाइप के थे, राइट। ऐसा है। अब अभी यहाँ तो सब पर्दे के पीछे होते हैं, सब वो रिमोट से सब चलता है। उस टाइम पे ऐसा नहीं, 1-to-1 चलता था। डेट गैंगस्टरिज्म, ये सब एक एक अलग अलग इसका था। ओके। अच्छा, पर आपने ए खान सर के साथ में भी काम किया है, एटीएस में यू वर देयर, शूट आउट जो हुआ लोखंड वाला में उसमें भी, वहाँ पे हम आएंगे। बट उसके पहले आई वांट टू नो कि एटीएस फॉर्म होने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस रहे होंगे, जिस तरह से आप बता रहे हो कि उस टाइम के जो गैंगस्टर्स थे या खालिस्तान टेरर भी था, इसका थ्रेट बहुत ज़्यादा था जो आज के लोगों को नहीं रियलाइज होता, बिकॉज टुडे मुंबई इज़ वेरी सेफ, पर उस टाइम पे नहीं था। तो ये मुझे बताना क्या हो रहा था। देखिए कैसा है कि गैंगस्टरिज्म जो है ये तो 80s के साथ में चल ही रहा था। जैसे करीम लाला हुआ, वर्दा राजन हुआ, हाजी मस्तान हुआ, पठान गैंग हुई, ये हुई, फिर दाऊद इब्राहिम, वो गैंग शुरू हुई, अरुण गौली की गैंग शुरू हुई। 80s 90s में ये सब चलता रहा। बट एट द एंड ऑफ 90s, 90 के एंड में ये धीरे धीरे जो है ना, खालिस्तान टेररिज्म जो है ना बहुत बढ़ता गया। जो मेन रीजन जो मिस्टर ए खान साहब, लेट मिस्टर ए खान साहब ने जो एटीएस का जो फॉर्मेशन किया, उसकी असल वजह जो थी वो टेररिज्म को कर्ब करना। ओके। उसका मेनास इतना बढ़ गया था, इतने नंबर ऑफ ऑफेंसेस वे रिपोर्टेड, और सब ऑल दे वेर आर्म विथ AK-47। AK-47 से शूट आउट शुरू हो गए। ये 4 दिसंबर 1990 को लखमेर सिंह सरदार, जो हमारे सब इंस्पेक्टर, 2 ट्रैफिक के कांस्टेबल्स को बलदेव सिंह और उसके आदमियों ने मारा।
उससे पहले कम से कम ये बलदेव सिंह ने ऑल ओवर इंडिया, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, नवी मुंबई में, कलम्बोली में, भांडू, मुलुंड, बहुत सारे ऑफेंसेस किए थे, बहुत सारी किलिंग्स की थी। और ही ओपनली यूज टू मूव विद दी AK-47 और उसके एसोसिएट्स। तो और बड़े लेवल पे खालिस्तान के कॉज के लिए एक्सटॉर्शन चल रहा था। और जब ये 4 दिसंबर 1990 को ये जो इंसिडेंट हुआ लखमेर सिंह साहब का, ये इंसिडेंट के बाद में, इससे पहले भी वो जो ये बलदेव सिंह सैनी जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का मेजर जनरल था और उसके साथ वाले थे, इन्होंने एक दरेकर नाम के एक बंदे को दहीसर में शूट किया था। उसके फ्लैट में बाहर से गोली चलाई, अंदर तक गोली चली गई। ओके। ही वाज शॉट डेड। कुछ वो भी ऐसा एक्सटॉर्शन का ही कुछ था, ट्रांसपोर्ट कंपनी का। तो और फिर बड़े बड़े जो सिख कम्युनिटी के जो बड़े बिजनेसमैन थे, होटेलियर्स थे, इनसे एक्सटॉर्शन का चल रहा था और एक किलिंग्स चल रही थी। तो इसको कर्ब करना बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम पे ये खान साहब को ऐसा लगा कि भाई ये लोकल पोलिटिशियन का काम नहीं है इनको ये करना। तो उन्होंने उस वक्त जो हमारे पुलिस कमिश्नर थे मिस्टर रामामूर्ति साहब, वेरी डैशिंग ऑफिसर, तो उनके कंसेंट से एक ATS फॉर्म की, ओके। एंटी टेररिज्म स्क्वाड, टू कर्ब, मेनली टू कर्ब टेररिज्म, खालिस्तानी टेररिज्म को कर्ब करने के लिए ये बन गए। दिस गैंगस्टर एंड ऑल दैट वाज सेकेंडरी। प्राइमरी रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATS was to curb the menace of this खालिस्तानी टेररिज्म। तो मतलब एक तरह से ये बोलना सही होगा कि जो खालिस्तानी टेररिज्म या खालिस्तानी टेररिस्ट थे, इनका डेंजर ज्यादा था गैंगस्टर से उस वक्त। जो डिफरेंस है ना टेररिस्ट और गैंगस्टर में, बहुत बड़ा है। टेररिस्ट का ऐसा है कि वन टेररिस्ट मोर देन 100 गैंगस्टर्स। टेररिस्ट का जो है अपना एक कॉज होता है, वो कॉज राइट है रॉन्ग है ये उसका लुकआउट है, लेकिन उसको लगता है कि ही इज फाइटिंग फॉर द राइट कॉज और ही लिव्स फॉर हिज कॉज एंड ही डाइज फॉर हिज कॉज। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं कि वो मरता है कॉज के लिए, ऐसा नहीं है। ये जो टेररिस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल टेररिस्ट, दे आर ट्रेन्ड इन पाकिस्तान, दे आर ट्रेन्ड बाय ISI, दे नो वेपन हैंडलिंग। उनको बाकी जो ये जो टैक्टिक्स हैं, ये एनकाउंटर के, शूट आउट के, एम्बुशिंग के, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ के से जाके मरेंगे, वो 10-20 को मारेंगे, उसके बाद में उनका जो होगा होगा। लेकिन गैंगस्टर ऐसा नहीं है। गैंगस्टर को तो आप, ही इज जस्ट लाइक अ लोकल गून। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड गैंगस्टर। कोई भी टेररिस्ट हो, आप श्रीलंकन टेररिस्ट जो LTT का हो, या लश्कर-ए-तोयबा का हो, या और कोई ऑर्गेनाइजेशन का टेररिस्ट हो, वो टेररिस्ट जो है ना अपने कॉज के लिए जीता है, कॉज के लिए मरता। तो टेररिस्ट से निपटना जो है ना, आपको एक उसमें एक स्पेशल हैंडलिंग होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो टेररिस्ट जो होता है, ही इज डेंजरस टू द नेशन। राइट। गैंगस्टर का तो लोकल सोसाइटी विसाइटी के हिसाब से, इंडिविजुअल लेवल पे या कुछ और हिसाब से वो अपना चलता है, लेकिन टेररिस्ट का जो है वो इज एंटी नेशनल। सो आई एम गेसिंग कि फिर ATS भी जब फॉर्म हुई थी तो आप लोगों को भी एक स्पेशल फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी, क्योंकि अब आपको टेररिस्ट से डील करना था, नॉट जस्ट गैंगस्टर्स। देखिए कैसा है, जो ऑफिसर्स हमारे ए खान साहब ने सिलेक्ट किए थे, जैसे स्टाफ ऑफिसर हमारे अप्पा साहब कदम थे, फिर उसके बाद में जो ऑफिसर्स जो सिलेक्ट हुए, मिस्टर मोहम्मद कवी, मिस्टर जय सिंह पाटिल, मिस्टर जेदे, श्यामराव जेदे, मिस्टर पोटे, सुनील देशमुख, बर्गे, राजा मांडगे, पास्कल डिसूजा, प्रकाश जॉर्ज, ये ऐसे ऑफिसर्स थे, VP कदम साहब ऐसे ऑफिसर्स थे कि ये अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे।
हर एक को अपना अपना एक्सपीरियंस था। फॉर एग्जांपल श्याम जेदे साहब जो हैं, वो उनको ही वाज वर्किंग इन 6 सेल, जो हमारे सीआईडी में स्पेशल ब्रांच 1 सीआईडी में एक 6 सेल हुआ करता था। वो 6 सेल में काफ़ी साल थे, तो उनको एक खालिस्तानी टेररिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज था। प्रकाश जॉर्ज, ही वाज फ्रॉम ईस्टर्न सबर्ब, बॉम्बे ऑफिसर, और उनको मुलुंड, भांडुप, ये जो जहाँ मेन ये है चेंबूर, यहाँ के जितने सरदार वरदार हैं सब उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो इनका अपना अपना एक्सपर्टीज था। और बाकी फिर वेपन हैंडलिंग में जो है हमारे पास में वी हैड गुड ऑफिसर्स। लक्ष्मण दुबे था, पास्कल डिसूजा था, भानुदास बर्गे, सुनील देशमुख, वो बहुत सारे ऑफिसर्स जो हमारे थे, दे वर फ्रॉम डिफरेंट पुलिस स्टेशंस। जो ए खान साहब के अंडर में 36 पुलिस स्टेशन थे, वो कहीं अलग अलग, तो खान साहब ने उनको हैंड पिक किया था। ओके। और एक मेन जो थे अराउंड देवर अबाउट 10 ऑफिसर्स, लेकिन वेनेवर जब भी कुछ ऐसी बड़ी इंफॉर्मेशन आती है टेररिस्ट के बारे में या गैंगस्टर्स के, बड़े गैंगस्टर्स के बारे में, तो वी यूज्ड टू कॉल सम ऑफिसर्स। उनको भी हम लोग ने, खान साहब ने ईयर मार्क करके रखा था, तो ऐसे इमरजेंसी में उनको भी बुलाया करते। जैसे बड़ौदा शूट आउट हो गया, हमारा बड़ौदा एनकाउंटर हो गया, वी हैड अबाउट 25-30 ऑफिसर्स फॉर दैट ऑपरेशन। तो ऐसा तो ये वक्त के साथ साथ हम लोग सीखते गए, करते गए। और सबसे बड़ी बात जो थी कि इनका जो सपोर्ट था मिस्टर ए खान साहब का, राम मूर्ति साहब का, दैट मैटर्ड। वो ऑल आउट सपोर्ट करते थे। आवर एक्शन यूज्ड टू बी बोनाफाइड, लेकिन उसके साथ साथ आपको सीनियर ऑफिसर्स का सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सपोर्ट मिलने के बाद आपको एक आगे काम करने के लिए यू गेट इंस्पिरेशन कि भाई हमारे पीछे कोई ना कोई खड़ा है। आज समझो हमको कुछ हो जाता है तो हमारे फैमिली को कौन देखेगा, क्या करेगा। गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर, बट उसने से चलता नहीं है। तो ये थे। एंड ये था कि खान साहब का कि ही हीज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। कोई भी ऑपरेशन वगैरह होते थे तो ऑपरेशन में ही इज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो एक आईपीएस, बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक बहुत बड़ी बात है। सर यहाँ पे आई वांट यू टू गिव, वो जो आप मुझे ऑफ द कैमरा एग्जांपल भी दे रहे थे, दगड़ी चाल जब रेड की थी जी। तो जो फोटोज उतारे थे वो आप एक बार वापस से ऑडियंस के लिए भी बताइए सर। नहीं, कैसा था, देखिए अभी ए खान साहब का मैं आपको बता देता हूँ कि जब दगड़ी चाल पे रेड हुई 92 में, इससे पहले देखिए तकरीबन 37 बार क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस ने दगड़ी चाल में रेड की थी। कि इन्फॉर्मेशन आती थी कि दगड़ी चाल के जो वांटेड गैंगस्टर्स हैं वो आए हैं, लेकिन एक पेन नाइफ भी उनको मिले नहीं। और हमने जब ए खान साहब को जब इन्फॉर्मेशन आई और एटीएस ने जब रेड की, हमारे जो ऑफिसर्स मैंने बताया उनके साथ में, तो वी हैड वेरी पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग चेक किए तो एक जगह पे, एक हॉल में, उस वक्त वो BRA, बाबू रेशिम, रमा नाइक, अरुण गौली, BRA ब्रांड था वो दगड़ी चाल का। तो इनके बड़े बड़े फोटो लगे हुए थे। और झेंडे साहब जो थे वहाँ के शायद सीनियर ACP थे अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन के। तो ये खान साहब ने वो सब फोटो उतरा दिए। बोले गैंगस्टर्स, ऐसे नोटोरियस गैंगस्टर जिसने जितने लोगों को मारा और उनकी फोटो लगा के ये करते हैं, वो उन्होंने उतार के सब फोटो तोड़ दी। तो ऑफिसर ने कहा कि सर ये यहाँ के लोग, बोले नहीं, गैंगस्टर कहाँ का भी होने दो, आई डोंट केयर। उनके यहाँ जाके वहाँ पर ए खान साहब का ये जो एक्ट है ना, इट शोज कि हाउ डैशिंग ही वाज, ये बताता है। करेक्ट। और फिर वहाँ से उस दगड़ी चाल की रेड से वी अरेस्टेड अबाउट 5 गैंगस्टर्स अंदर से दगड़ी चाल के बेसमेंट में। Okay. अंदर बेसमेंट था, किसी को मालूम नहीं था। इसके लिए जब भी 37 बार रेड हुई
तो क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस उनसे कभी नहीं मिलते थे। मालूम ही नहीं था कि कहाँ है, कहाँ चले गए, क्या गए। इन्फॉर्मेशन आती कि आ गए अंदर। अंदर आने के बाद में कहाँ जाते थे किसी को नहीं गायब हो पता जाते चल, थे। गायब हो जाते थे। तो हमने किया, तो फिर हमको तान्या कोली, पोटिया, गोटिया और 2-3 बंदे ऐसे जो उनके हैं, जो वांटेड थे, ये AK-47 के साथ में मिले थे। तान्या Okay. कोली ने रिसेंटली उस टाइम पे रज्जी का मर्डर किया था। ये MTNL रिक्लेमेशन बैंड्रा के पास में AK-47 से। उसमें 1-2 बाय स्टैंडर्ड जो बाजू के लोग वो भी मर गए थे, पूरा बस फायर किया था। और 2 AK-47 दुनिया भर के स्मॉल वेपन्स, हैंड ग्रेनेड्स, ये सब कुछ पहली बार हम लोगों ने रेड किया, मिला। और ऐसा था कि मेन जो ATS का सक्सेस का एक कारण होता था कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आई किसी को नहीं पता होता। तो उन्होंने इस बारे में हमने सुना कि काफ़ी लोगों को मारा भी है अरुण गौली गैंग ने, कि भाई ये बेसमेंट की इंफॉर्मेशन किसने दी। अच्छा। कोई इलेक्ट्रिशियन ने दी, या कोई मैसन ने दी, या कोई और किसी ने दी, क्या दी। बहुत सारे लोगों को उन्होंने एक ये किया, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि भाई कैसी इंफॉर्मेशन आई, क्या है। तो ये दैट वाज दी। देखिए कैसा है कि इन्फॉर्मेंट को जो है ना, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना। आप इन्फॉर्मेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई भी आदमी आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अब इन्फॉर्मेंट उस जमाने में पुलिस बोलो या कोई भी एजेंसी जो है, ये टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, पान वाला, ये प्रोफेशनल इन्फॉर्मेंट्स, इस पे डिपेंड करती थी। आज तो डिजिटल का ज़माना है। करेक्ट। आज तो आपको CCTV है, CDS है, मोबाइल है, दुनिया भर का सैटेलाइट है, ये है, वो है, हर चीज़ की। उस टाइम पे तो हमको जो है लोगों पे डिपेंड करना पड़ता था। करेक्ट। तो इट इज़ नॉट, और ज़रूरी नहीं कि खाली वही लोग पान की गाड़ी वाला या टैक्सी वाला आपको इन्फॉर्मेशन दे। आपको तो इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे लोग देने को आते हैं, लेकिन वो इसलिए डरते हैं कि भाई उनका नाम कहीं एक्सपोज हो गया तो दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये हमारे उस वक्त ATS का जो था ना, ये हम लोग इन्फॉर्मेंट को जो है ना बड़ा प्रोटेक्ट किया करते थे। ओके। एंड सर, मैंने सुना है कि दगड़ी चाल के अंदर मतलब टनल्स वगैरह भी बना के रखी हुई थी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ये सही बात है? ये काफी बड़ा था वो। ओके। हॉलो जो बनाया था ना उन्होंने नीचे, हाँ। बेसमेंट काफी बड़ा बेसमेंट था। ओके। जो कंफर्टेबली 5-7 आदमी तो ऐसे ही ये ओके। एंड मुझे अरुण गौली क्योंकि अभी जेल से वो बाहर निकल गया है, उसके बारे में बताना कि कभी उससे टक्कर हुई एंड क्या मेनेस मचा के रखा था मुंबई में उस वक्त? देखिए कैसा है, अरुण गोली जिसको डैडी डैडी पापा हम्म। पापा बोलते हैं, तो ही हैज हिज ओन गैंग। ये इसका जो मेन जो था ना, सदा पावले बोलो, फिर वो अशोक जोशी, ये मेन उसके आदमी थे, तान्या कोहली। लेकिन अशोक जोशी जो है वो पनवेल में 88 में उसका ऑन हाईवे पे, ऑन द वे टू पुणे, ही वाज शॉट बाय डी गैंग, हाँ, दाऊद इब्राहिम, right? दाऊद इब्राहिम गैंग से मारा गया उसमें। तो अशोक जोशी उसके साथ में, उसका ड्राइवर नायर और 2 बंदे, 4 लोग मर गए थे। सुनील सावत्या भी थे कि डी गैंग ने वो मर्डर किया था, वो था। फिर उसके बाद सदा पावले वाज किल्ड इन एनकाउंटर, मेरे ख्याल से विजय सालस्कर का। तो उसके जो फिर तान्या कोहली वाज अरेस्टेड है, उसके बाद उसका ये जो है ना कम हो गया। फिर Okay. बाकी के जो उसके जो बंदे थे, हल्दनकर विल्दनकर, ये वो जो थे, राजू बगला, ये वो जो तुम्हारे खेतवाड़ी के उसके जो लड़के लोग थे, दे वर शॉट बाय द राइवल गैंग्स। जे शूट आउट हुआ, जे शूट आउट में हल्दनकर और बाकी लोगों को, 2-3 गैंगस्टर को मार दिया गया। तो वो हिसाब से वो कमज़ोर होता गया। तो अभी आज के तारीख में जो ATS क्राइम ब्रांच ने जो ऑपरेशन उस वक्त किए थे, उसकी वजह से सब न्यूट्रलाइज। अदरवाइज ये तो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल जैसा हो रहा था। ओके। एंड डी गैंग के बारे में मुझे बताइए कि इनका कितना बड़ा खतरा था, क्योंकि जो लोखंडवाला शूट आउट भी हुआ, अब अगर किसी ने फिल्म भी देखी होगी तो उन्हें पता है कि कितने बड़े लेवल पे हुआ था, बट उसके अंदर भी फिर एक चीज़ ये बताई कि दाऊद इब्राहिम ने टिप ऑफ दिया था, तब जाके वो शूट आउट हुआ, बट आई एम श्योर कि वो सच नहीं है। तो 100%। ये भी मुझे सब बताइए कि दाऊद इब्राहिम
कितना बड़ा खतरा था, उसकी गैंग ने क्या यहाँ पे कत्लेआम मचा रखा था, और फिर हम धीरे-धीरे करके शूट आउट की तरफ भी आते हैं। कि देखिए कैसा है कि अ, जो लोखंड वाला शूट आउट हुआ, इट हैपेंड इन ब्रॉड डे लाइट। अगर आप हुसैन ज़ैदी साहब की बुक पढ़ेंगे, डोंगरी टू दुबई, उसमें डिटेल में दिया गया है कि हाउ इट हैपेंड। एटीएस जो है ना, ये हमारी उस पे काफ़ी दिनों से काम कर रही थी, और जब टिप ऑफ आ गया कि भाई ये जगह पे वो लोग आने वाले हैं, तो वी वेंट देयर। दोपहर का टाइम था, अराउंड 1:32, 1:30 के आसपास। और ऐसा था कि इस टिप ऑफ के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, एटीएस के ऑफिसर्स। और अगर ये दाऊद की तरफ से टिप ऑफ होता, तो ब्रॉड डे लाइट में व्हेन दे वर आर्म्ड विथ वेपन्स, डेडली वेपन्स, ऐसा नहीं होता। वो तो अगर उसको अपने ही आदमी को मारना है, तो रात के अंधेरे में शराब वराब पिला के, ये करा के, सुला के, ये करा के, या कहीं एम्बुशिंग करा के ये करते। ऐसा नहीं होता। जब हमारी जो पहली टीम, हम लोग गए वहाँ पर, जैसे एम ए कवि साहब, सुनील देशमुख और झुंझार राव घराल, जो एसीपी बोल के रिटायर हो गए, घराल, देशमुख और कवि साहब, लेट कवि साहब, हम और दूसरे ऑफिसर, पोटे साहब, राणे साहब, और जो भी 6-7 ऑफिसर थे, हम लोग जब पहले इंस्टेंस में वहाँ गए, तो देखिए इन्होंने दिलीप बुआ, माया डोलस ने, और जो साथ में थे उनके अनिल पवार वगैरह, इन्होंने जो गोली चलाई, तो मिस्टर घराल जो थे, ही वॉज नॉट वेयरिंग बुलेट प्रूफ जैकेट बिकॉज वी वर शॉर्ट ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स। अच्छा। और मैंने भी नहीं पहना था, कवि साहब ने पहना था, सुनील देशमुख साहब ने पहना था। तो जो बुलेट लगी, जाने के साथ में उन्होंने शूट किया, दरवाजा खोलने का ये करने के साथ में, दे वर वॉचिंग वीडियो पे अकेला फिल्म जो है ना, अमिताभ बच्चन का बैंक रॉबरी का, वो चल रहा था। आई वॉज इन द विंडो साइड। ये तो मेरा ऐसा हुआ था कि माई फेस वॉज वेरी फेमिलियर, एट वर्कड इन साउथ मुंबई वगैरह, जो करने की वजह से गैंगस्टर्स को मेरे को ऐसा था, तो मेरे को हमेशा कि तुम साइड में रहना। तो फट से उन्होंने जो फायर किया, तो जो घराल साहब थे, झुंझार राव घराल, उनको बुलेट जो है 2 इंचेस अबाउ द राइट निप्पल, थ्रू एंड थ्रू, इट पियर्स थ्रू एंड थ्रू, और ऐसा खून का फव्वारा। लेट कवि साहब को गोली जो लगी, यहाँ लगी, यहाँ से लग के यहाँ से निकल गई, 30 स्टिचेस आए, उनकी अल्ना नर्व डैमेज हो गई। तो इसके बाद में भी जो है, घराल साहब को तो हमने झट से, जो हमारे कांस्टेबल्स वगैरह जो पीछे बैकअप थे, उनको बुला के वो हॉस्पिटल में, जो ही वाज इन नानावटी, देन शिफ्टेड टू हिंदुजा, ही वाज सीरियस फॉर अबाउट 20 डेज। इतनी सीरियस इंजरी, बुलेट थ्रू एंड थ्रू आर पार हो गई है तुम्हारे राइट निप्पल के ऊपर, वो 2 इंचेस अबाउ द राइट निप्पल, यस, वो हो गई। और कवि साहब विद दिस इंजरी टू हिज राइट हैंड, ही वाज स्टिल देयर, कवर फायरिंग, जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आती। तो ऐसे में इतनी हम लोगों ने मेहनत करने के बाद, इतनी जान जोखिम में डालने के बाद, अगर कोई कहता है कि टिप ऑफ उधर से आई थी, दुबई से आई थी, दिस इज रॉन्ग। ये पुलिस को क्या बोलते हैं, मुंबई पुलिस ने जो इतना बड़ा काम, कारनामा अंजाम दिया, उसको तुम बिल्कुल निगेटिव इमेज दे रहे हो पुलिस को, जो है यू आर टार्निशिंग द इमेज ऑफ मुंबई पुलिस, ऐसा है। सर मुझे दिलीप बुआ और माया डोलस के बारे में बताना, क्योंकि जो मैंने सुना है वो ये कि दिलीप बुआ जो था, ये कोल्ड हार्टेड एकदम, वो जो हम शूटर कहते हैं वो था, और शार्प शूटर था, डी गैंग के लिए भी काम कर रहा था। फिर बाद में ये माया डोलस के साथ में आ जाता है। इन दोनों के बारे में बताना, क्योंकि माया डोलस का तो मैंने सुना है कि मतलब वो सिर्फ बातें करता था, उतना बड़ा वो नहीं था। बिल्कुल सही बोले। कैसा है देखिए,
दिलीप बुआ जो है ना, माया डोलस के लिए काम नहीं किया, माया डोलस वाज अंडर हिम। ओके। दिलीप बुआ वाज अ बिग नेम। आपने ये भी सुना होगा कि जब ये शूट आउट चल रहा था, तो जो दुबई में बैठे हैं वो लोग दे वर मोर वरीड अबाउट दिलीप बुआ, कैसा है, क्या है, वेदर इज ओके, समथिंग लाइक दैट। भी तो ये बड़ा गैंगस्टर को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, किसी हिसाब से भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो था ना, नीडर था, गट्सी था। ही वॉज द वन हु ओपन फायर ऑन अस। इसने इतना ही नहीं, ये अकेला जाके इसने दगड़ी चाल पे इसने एके से फायरिंग की थी कुछ दिन पहले, दिलीप बुआ ने। ओके। दिलीप क्यों की बुआ थी फायरिंग? दिखाने के लिए कि अच्छा, मैं कितना बड़ा हाँ हूँ। कि ऐसा है। तो ही वॉज लाइक दैट। माया डोलस का कैसा है कि वो पुलिस कस्टडी से भाग गया था कोर्ट को ले जाने के टाइम पे, फिर उसके बाद में डबल मर्डर किया, तो न्यूज में आ गया। माया डोलस वाज एब्सोल्युटली दिलीप बुआ के सामने कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ। क्योंकि फिल्म में तो ये दिखाया ना कि माया डोलस वो पूरी गैंग फॉर्म करता है। फिल्म में तो क्या, आप अब क्या बताएं, आप उसकी हिस्ट्री देखिएगा ना, दिलीप बुआ की और ये माया डोलस की, अगर आप उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आप देखेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि दिलीप बुआ जो है ना, ही वाज अ वेरी कोल्ड ब्लडेड टाइप क्रिमिनल, शार्प शूटर। मैंने ये भी सुना है कि किसी बस स्टॉप पे 2 लड़कियां हंस रही थी, इसने उनके पैरों पे गोलियां चला दी थी, ऐसा भी कुछ किया था। सिर्फ हंस रही थी वो इसलिए। नहीं, वो इंसिडेंट तो मालूम नहीं, लेकिन ये इन्होंने जो है, ये चेंबूर घाटला बिटला के साइड में जो है ना, माया डोलस और अनिल परब जो थे ना, इन्होंने AK-47 से ऐसा रैंडम फायरिंग की थी, ओके। जिसमें बाय स्टैंडर्ड जो है, इनोसेंट पासेस बाय, दे डाइड। ओके। लेकिन अब दोनों में कंपेयर करेंगे तो दिलीप बुआ वाज वेरी वेरी, बहुत ही शातिर, नीडर, दैट टाइप ऑफ गैंगस्टर ही वाज। सर, आपने एक और बात कही कि जब ये शूट आउट हुआ लोखंडवाला वाला, तो जो दुबई में लोग बैठे थे वो भी दिलीप बुआ के लिए डर गए थे कि इसका क्या होगा। दुबई में जो लोग बैठे थे उससे मतलब डी गैंग ही है। हाँ, पर 100%। फिर मूवी में तो ये बताया कि दाऊद इब्राहिम टिप ऑफ देता है इन लोगों को खत्म करवाने के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट। ये तो अभी क्या है, देखिए, ये जो फिल्म वाले हैं ना, एस्थेटिक ब्यूटी के नाम से, क्रिएटिविटी के नाम से बहुत कुछ अलग ही दिखाते हैं, समझे कि नहीं आप? अब वो एक्चुअली वैसा होता नहीं है बहुत बहुत सी बार। तो अब वो उसके यही मेन आदमी थे। ओके। ये मेन आदमियों को, दिलीप बुआ, माया डोलस को, ये जो है दाऊद क्यों मरवाएगा? और अगर मारना ही है तो उसको तो मालूम है कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ ये करते हैं। ऐसी जगह पे जहाँ वो कुछ देर के लिए आए हैं, ऐसी जगह का टिप ऑफ दे के कैसे ये करेगा? और अगर टिप ऑफ ही देना है तो हमारे ऑफिसर्स जो जान जोखिम में डाल के, 2 ऑफिसर तो मरते मरते बचे। जो तीसरा राउंड लगा था, सुनील देशमुख, उनके वो कार्बाइन जो थी ना, कार्बाइन पे रिकोशिएट होके चला गया। कवि साहब को एक यहाँ लगी गोली और दूसरी गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में एग्जैक्टली चेस्ट पे लगी। अब ही वॉज वेयरिंग बुलेट प्रूफ जैकेट, इसके लिए वो अटक गई। तो अगर ना भी कुछ भी हो तो ये ऐसा कोई नहीं करेगा। और विथ लिमिटेड ऑफिसर्स वी वेंट देयर, एंड देन बिकॉज द इंफॉर्मेशन वाज एकदम शॉर्ट में मिल गई और हमको जाना था और ये करना था। और अगर पहले से अगर होती तो फिर तो दुनिया भर का ही लवाजमा ये वो सब करके चले जाते। तो दिस इज, ये एस्थेटिक ब्यूटी के नाम से या फिल्म को कुछ टर्न देने के नाम से, कुछ ट्विस्ट देने के नाम से, ये जो फिल्म वाले कभी कभी करते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। इट इज अगेंस्ट द इमेज ऑफ मुंबई पुलिस, जो अपनी जान जोखिम में डाल के महीनों उस इंफॉर्मेशन पे वर्कआउट करती है, और ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे वो क्या बोलेंगे, तुम्हारे प्लेट में किसी ने कोई चीज़ ला के रख दी। ऐसा नहीं है। एंड सर, मुझे ये बताना कि जो शूट आउट हुआ
इसकी प्लानिंग किस तरह से हुई और कितने टाइम से आप इन लोगों को मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे दोनों को और ये पूरी गैंग को? नहीं, कैसे देखिए कि हमको ये हो रहा था कि दे वर गिविंग थ्रेड्स, टेलीफोन कॉल्स टू नंबर ऑफ पीपल, जू पे, अंधेरी में, इधर उधर बहुत सारे लोगों को। लेकिन लोग जो है डर की वजह से या कोई और वजह से नहीं, लेकिन वी हैड देयर नंबर्स। कौन से नंबर पे? उस टाइम पे तो ये मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन थे। तो लैंडलाइन के थ्रू जो है, तो उस पे वर्कआउट करते हुए वी कुड गेट दिस। हुँ। ऐसा। अ, जिस दिन शूट आउट हुआ, उस दिन मतलब किस तरह से प्लानिंग हुई थी ये पूरा करने की? क्योंकि ये एक ऐसे जगह पे हुआ था जहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस भी थे, मतलब एक सोसाइटी बराबर, के अंदर हुआ ये, स्वाति बराबर। सोसाइटी। स्वाति, स्वाति। लोखंडवाला के बिल्कुल करेक्ट। एंट्रेंस पे ही है। तो देखिए जैसी इन्फॉर्मेशन आई, आई वाज एट हिंदू जिमखाना कि भाई आज होने वाला है, ऐसा कुछ है। इन्फॉर्मेशन आई, आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। हमारे स्क्वाड के ऑफिस पे आए, जो भी ऑफिसर्स थे वहाँ अवेलेबल, जितने भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स अवेलेबल थे, जो भी थे, वो लेके हम लोग निकले। हमने आने के बाद रेकी की, हल्की सी रेकी की। वी केम टू ये आरटीओ का ऑफिस है, वहाँ सब लोग आए। वहाँ से वो जगह पे गए, स्वाति के आसपास गए, वहाँ रेकी की। और फिर जितने भी हैंडफुल ऑफ ऑफिसर्स थे, प्लानिंग की गई कि कौन किधर से जाएगा, कौन किधर से जाएगा, कौन बैकअप कवर देगा, ये देगा। ये प्लानिंग के साथ में इमीडिएटली रश हुए। हुँ। तो इट वाज अराउंड 1:30। और ये जो हुआ इंसिडेंट, वो बीबीसी ने और कोई न्यूज़ चैनल, सीएनएन, कोई, उनकी वहाँ शूट चल रही थी, उन्होंने लाइव शूट भी किया है वो। राइट। ये पूरा जो लोखंडवाला का शूट आउट। हुँ। ओके। और आपको ये पता था कि मतलब इनके पास में इतने सारे हथियार रहेंगे या इतनी प्लानिंग के साथ वो वहाँ पे थे? देखिए कैसा है, अभी जब हम लोगों ने टेररिस्ट को फेस किया, तो इनको फेस करना कुछ भी नहीं, मैंने जैसे बता दिया, राइट। बराबर है। और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गैंगस्टर ने जो है ना पुलिस पे ऐसी फायरिंग की। हुँ। जैसे मैंने बता दिया, हमारे गराल साहब, कबीर साहब, सुनील देशमुख, फट से उन्होंने फट 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 फायर कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब इसके पहले गैंगस्टर्स पुलिस पे फायर नहीं करते नहीं थे? नहीं नहीं, आप बताइए, बहुत नहीं के बराबर है। हाँ, खुद को बचाने के लिए उड़ा के भाग जाएंगे इधर उधर, किधर भी ये कर देंगे, हुँ। डराने के लिए कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ओके। और सिंस भी आपको जैसे मैंने बता दिया कि वी हैड, उसके पहले हम लोग ने वो बड़ौदा का शूट आउट किया था, और भी 2 खिंडीपाड़ा का, इधर हुँ। का उधर का, जो है नॉट खिंडीपाड़ा, खिंडीपाड़ा तो बाद में हो गया, और एक जो जगह ऐसे जो खालिस्तानी टेररिस्ट, उनके साथ में हमारा हुँ। 2-2 दिन तक चला है। खिंडीपाड़ा में 2 दिन चला है, लोखंडवाला में, ये तुम्हारा बड़ौदा में 2 दिन चला है, दहीसर चेक पोस्ट पे भी काफ़ी। तो ऐसे वी हैड दैट एक्सपीरियंस। और जो ऑफिसर्स थे हमारे, जो लीड कर रहे थे, दे वर वेरी डैशिंग। कवि साहब का जैसा मैंने बताया, वेरी डैशिंग। सुनील देशमुख, कवि साहब, पोटे साहब थे, राणे साहब थे। तो दे हैड एक्सपीरियंस। हुँ। सर इनफैक्ट एक गोली आपको भी आके लगी थी? या ग्रेज़ इट करके इट गई जस्ट थी? ब्रश पास्ट मेरे राइट एंकल के इधर से, हल्की सी छू के निकल गई। कब हो गया, जब ये लास्ट लास्ट फेज में। और फिर ऐसा ही देखिए, ये तो गोलियां तो आती जाती है, ऊपर वाला क्या है, जिसको रब रखे उसको कौन चखे, ये वाला हिसाब है। अब यू वोंट बिलीव इट, जब ये ऑपरेशन तकरीबन 5-5:30 बजे जब खत्म होने को आ गया, खत्म हो गया, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में हमको जाके, सामने वाली बिल्डिंग में, वहां से हम लोग ने वो फली लगाई, आपने पिक्चर में भी देखा होगा। तो मैं और खान साहब और दूसरे ऑफिसर्स हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग ये टेरेस से वो टेरेस पे गए, तो अचानक मेरे बगल से बड़ी एक फायरिंग, जोर से फायर। तो मैं और खान साहब, हम लोग फट से पलट के कार्रवाई नहीं की। तो वो खान साहब का बॉडी गार्ड था सोनोने,
SLR थी उसके हाथ में, बोला साहब सुकून उड़ा ली। बगल में से अच्छा। निकल गई, बगल में से निकल गई, ऐसा अच्छा। हो गया। हाँ, बड़ोड़ा ऑपरेशन में हैंड ग्रेनेड मैं और बीपी कदम साहब थे, हमारे बाजू में गिरा, एक्सप्लोड नहीं हुआ। ओके। हाँ, फिलू खान को जब पकड़ने गए तो एट द डिस्टेंस ऑफ 5-6 फुट पे से उसने 22 राउंड्स का 22 राउंड का एक बस मारा AK-56 का, 10 फुट की रोड, ये गाड़ी उनकी, बाजू की गाड़ी हमारी, वो गाड़ी से ये गाड़ी पे मुश्किल से 3-4 फुट के फासले पे उसने एक बस मारा, पूरी वैन में से मेरे पूरी गोलियां चली गई, हम जम मार दी। ओके। तो ये जो है प्रोफेशनल रिस्क है। हाँ? अब ऊपर वाला बोले ना, जिसको रब रखे उसको कौन चखे, ये हो गया। राइट। आज हम सोचते हैं ये कैसा हुआ क्या हुआ, तो खाली सोचते ही रहते हैं। करेक्ट। तो ये सब जो भी हुआ, ये जो इट वाज अ ATS का एक टीम वर्क था। ATS वाज अ वेरी वेल निट स्ट्रॉन्ग टीम। और हमारे जो बॉस थे AA खान साहब, बड़े डैशिंग आदमी, बड़े दिलदार आदमी, वेरी प्रैक्टिकल, ऐसे आदमी थे जो पूरी फोर्स का, जो ATS के जितना भी कांस्टेबल हो कुछ भी हो, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। हमारे ATS के इसमें खिंडीपाड़ा ऑपरेशन में कांस्टेबल भास्कर सोंजे, इधर गोली लग गई, हाइटेड था वो 6 अबव, यहाँ लग गई उसकी गोली, ही डाइड ऑन द स्पॉट। उसकी फैमिली को गवर्नमेंट ने तो किया, खान साहब ने भी अपने सोर्सेज से इतना फंडिंग इतना अच्छा किया कि पूछिएगा। उसकी बच्ची की शादी विधि भी जो हुई थी वो भी करा के दी, ये दिए, घर दिया, ये दिए। तो एक क्या हो जाता था कि एक बड़ा सपोर्ट था उनका। तो उनकी वजह से जो है ये जो हमारे पूरी टीम, ATS की टीम, ये सब कुछ कर पाई। एंड सर, जब शूट आउट हुआ लोखंडवाला में, ये पहले से डिसाइडेड था कि एनकाउंटर ही करना है इनका? क्योंकि छोटा राजन ने भी कहा था कि वो लोग सरेंडर करने के लिए रेडी थे, पर दाऊद इब्राहिम ने ये टिप दी थी, इसके लिए पुलिस उनका एनकाउंटर करने ही चली गई। देखो उस टाइम पे तो दोनों साथ में थे, छोटा राजन और दाऊद। ऐसा कैसा हो सकता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है क्या? नहीं। एट फर्स्ट इंस्टेंट दे शॉट अस, हमारे पे गोलियां चलाई। और हमारे फिर वेपन्स क्या देखने के लिए तो नहीं होती, शो के लिए तो नहीं है ना, हमको भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। आज हर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ही हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। पुलिस को भी है, वी हैड टू एक्सरसाइज दैट राइट टू सेव आवर सेल्स, टू सेव आवर कलीग्स। ऐसा नहीं कि हमको गोलियां चलाने का शौक है, वी हैड टू, जब अपने पे बनती है, देयर इज नो वे आउट, देन वी हैड टू गो टू दैट एक्सटेंट। बट तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले जो कहते हैं कि अ, जान से नहीं मारना चाहिए, बट उनको क्या कहना है आपको? क्योंकि आई थिंक एटीएस के ऊपर भी ये चार्जेस भी लगे थे, ह्यूमन राइट्स ने भी बहुत आवाज़ें उठाई थी उस वक्त भी। ये सब हो गया था, इवन सम पीपल वेंट टू हाई कोर्ट एंड ऑल दैट, इट वाज डिसमिस्ड, petition was dismissed because there was no merit in that. How will you account for the injuries to these officers? हमारे जो ATS के ऑफिसर्स को जो इंजरीज हुई हैं, ऐसा नहीं कि भाई सीरियस इंजरीज हुई। और ये देखिए, ह्यूमन राइट्स अपनी जगह पे है। हाँ, जहाँ अत्याचार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, लेकिन जहाँ ये टेररिस्ट हैं, हार्डकोर नक्सलाइट्स हैं, माओइस्ट हैं, हार्डकोर गैंगस्टर्स हैं, तो यू हैव टू गो टू द एक्सट्रीम। नहीं तो आप देखो, आप उसको ये नहीं करे, वो या तो वो चलाएगा या तो वो चलाएगा, जिसका उंगली ट्रिगर पे पहला जाएगा वो फतेह हो जाएगा, ऐसा है। कोई जानबूझ के कोई किसी को ह्यूमन लाइफ लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब यू आर कंपेल्ड, उसमें आपको कुछ अल्टरनेटिव नहीं नजर आ रहा है, तो आपको यू हैव टू एक्सरसाइज दैट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। सर, सबसे डेंजरस गैंगस्टर कौन सा था अब तक जिसके साथ में, मतलब जब आप थे आपके करियर के स्पैन में, उस टाइम पे ऐसा कोई था जो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था गैंगस्टर? नहीं, देखिए, ये अपने अपने ज़माने के शुरू से जो ये जो हिस्ट्री है, अभी जैसे मैंने वो उस 80s में जो हमीद का बताया मैंने, अभी दिलीप बुआ है 90s में, ये टाइप के सब ये जो गैंगस्टर्स हैं ना, ये देवर रियल गैंगस्टर्स, रियल भाई लोग, दादा लोग बोलते हैं ना जिसको, वो टाइप के थे। अभी उसका तो पूरा ये चेंज हो गया वर्जन जो है।
सर 93 ब्लास्ट के टाइम पे भी आप आपने 1500 केजी आरडीएक्स जब आप छानबीन कर रहे थे तो आपको मिला था। ये आफ्टर द ब्लास्ट था। तो मतलब आफ्टर द ब्लास्ट भी इतना सारा आरडीएक्स था मुंबई में। तो इनका प्लान तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। ऑफ कोर्स देखो, फ्रॉम मुमरा तब तक तो क्या हो गया था कि एटीएस वाज डिसबैंडेड। तो जैसे ही ब्लास्ट हो गए, ब्लास्ट होने के बाद में उस वक्त हमारे जो जॉइंट कमिश्नर एमएन सिंह साहब थे, उन्होंने एटीएस में जो ऑफिसर्स काम करते थे उस टाइम पे डिसबैंड होने के बाद, उनको सबको बुलाया और फिर हम लोग पटनायक साहब के अंडर में उन्होंने काम करने को लगा। तो उस वक्त हम लोग, एमएन सिंह साहब थे, पटनायक साहब थे, मैं, जाम्बुलकर साहब, लेट लक्ष्मण दुबे, पोटे साहब, ये सब काफ़ी ऑफिसर्स जो हमारे थे, देशमुख साहब, ये जो स्क्वाड में थे, एटीएस में थे, पटनायक साहब के अंडर में थे। तो हमने मुमरा से 1500 किलो आरडीएक्स सीज की। अब ये मुंबई में जो 12-13 जो ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए मार्च 92 93 में, तो मुश्किल से वो ब्लास्ट में जो है 80 से 100 किलो तक आरडीएक्स यूज हो गया होगा। ये सिर्फ 80 से 100 किलो आरडीएक्स था। हाँ, जो यूज हुआ है। दे वर प्लांटेड इन ब्रीफ केस में, इसमें उसमें जो 10 किलो, 5 किलो, 12 किलो, 15 किलो ऐसा पकड़ेंगे तो मैक्सिमम 100 केजी के आसपास हो सकता है। ये है। और ये जो है मतलब कितने बड़े लेवल से आप सोचिएगा। इतना ही नहीं, ये 1500 किलो मिलने के बाद में नागला बंदर से भी मिला, गुजरात से भी मिला। तो ये इट वाज अ वेरी सीरियस मैटर। अगर ये गलत हाथ में या तो उनके पास में ही रह जाता तो ये आगे भी फ्यूचर में भी कुछ भी हो सकता था। At 1500 kg till that time, it was the largest seizure, cardiac seizure in the country. पर सर ये दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा कैसे बन गया कि 93 के ब्लास्ट तक बात चली गई है? अभी जो 92 के जो राइट्स हो गए ना, राइट्स में दोनों कम्युनिटी का भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो हो सकता है कि आप एज अ क्या बोलेंगे, कम्युनिटी के ये करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई ये करने के लिए, और वो माहौल बड़ा खतरनाक माहौल था। एंड देन पाकिस्तान वाज ऑलवेज वेटिंग बिकॉज वी डिफीटेड देम इन 65, 71। हाँ, इसमें सब हमने उनको ये किया था, तो वो तो चाहते थे कि इंडिया से बदला ले। तो आईएसआई जो है शुरू से जो है वो ऐसे ऐसे मौके ढूंढती रहती है, और उसका फ़ायदा आईएसआई ने उठाया। आईएसआई ने उठा के वो जो भी बंदे थे उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, ये तुम्हारा एक्सप्लोजिव की, वेपन हैंडलिंग की, सबकी ट्रेनिंग दे दी गई। तो आईएसआई वाज इन्वॉल्व, बिकॉज आईएसआई वाज इन्वॉल्व, दैट इज व्हाई इट हैपेंड। सब ये जो मटेरियल जो भी दिया गया है सब आईएसआई ने, पाकिस्तान से ही आया है। सब एक्सप्लोजिव वेपन्स वेपन जो भी आए हैं, इट इज थ्रू आईएसआई ओनली। हम्म। पर सर मतलब इसे हम रोक क्यों नहीं पाए? जब हमें मतलब पुलिस हमारी इतनी सशक्त थी, दाऊद इब्राहिम के ऊपर हमारे पास में इतने सारे ऑलरेडी आई एम श्योर कि बहुत सारे इनपुट्स होंगे। टाइगर मेमन के बारे में भी पता ही था कि वो स्मगलर तो था ही पहले से। फिर भी हम रोक क्यों नहीं पाए? हमारे पास में इंटेलिजेंस नहीं था? देखिए, इंटेलिजेंस फेल्यूर अब बता देंगे क्यों। तो क्या हुआ था, देखिए ये 92 के राइट्स के बाद जो है ना, जो इन्फॉर्मेंट्स जो थे मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स, जैसे आप देखेंगे कोई भी इसमें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोई लॉकअप में देखेंगे, जेल में देखेंगे, तो मुस्लिम कम्युनिटी की ज़्यादा, जितनी पॉपुलेशन है परसेंटेज उससे ज़्यादा लोग उसके अंदर। तो उनके जो इन्फॉर्मेंट्स थे वो दूर हो गए। तो नहीं तो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ, वो दिघी में वहाँ लैंडिंग होना, वहाँ से मासला दिघी से होते हुए इधर आना, इधर स्टोर होना, प्लानिंग करना, ये करना, लड़के लोग उसके पहले ट्रेनिंग को जाना, ट्रेनिंग इतने लड़के जितने गए थे वो आरोपी, उतने सब वो दुबई से पाकिस्तान आना, वहाँ के सब ट्रेनिंग लेना, इतना इतना ऐसा नहीं कि एक दो आदमी ने किया, देयर डजन्स ऑफ पीपल वेर इन्वॉल्व। लेकिन फिर भी
कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो इसका मतलब इट वाज अ इंटेलिजेंस फेल्योर। हो सकता है अगर एटीएस को डिसबैंड नहीं करते, तो शायद रोका जा वी सकता हैड अ था। वेरी गुड नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, वी हैड अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मेंट, लेकिन राइट्स के बाद एटीएस वाज डिसबैंडेड। हो सकता है, अब पता नहीं, बोल रहा हूँ इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, इतना बड़ा सीरियल ब्लास्ट करना एक छोटी बात नहीं। डजन्स ऑफ पीपल आर वेरी इन्वॉल्व इन दैट। फिर भी मुंबई पुलिस को इसकी जरा भी भनक नहीं लगना, तो दिस इज, और क्या कहेंगे, इंटेलिजेंस फेल्यूर था। तो सर अभी रिसेंटली जो 93 ब्लास्ट में जो अक्यूज थे उन्हें भी एक्विटल मिल गया। कोर्ट ने कहा कि इनफ प्रूफ्स ही नहीं है जो साबित कर सके कि इन लोगों ने ही किया था, तो ऑल ऑफ देम आर आउट। आई थिंक कुछ 12-15 लोग थे जो सब बाहर आ गए अब। अब देखिए इंडिविजुअल लेवल पे कहाँ कहाँ केसेस कुछ बनी है, अब उसमें क्या एविडेंस पुलिस ने जमा किया है। और आज 93 को, आज इस बात को तकरीबन देखिए कितने 7 और तकरीबन 32-35 साल हो गए। अभी उसमें विटनेसेस कितने जिंदा हैं, क्या है। कोर्ट जो है इट गोज बाय द बुक। उनके सामने जो एविडेंस रखा गया है, वो एविडेंस आने के बाद में वो एविडेंस को सब्सटेंशिएट करने के लिए आई विटनेसेस लगते हैं, और भी जो थेरीज है वो लगती हैं। अब वो शायद कोर्ट ने देखा होगा कि शायद वो नहीं है, तो वो हिसाब से उनको एक्विटल मिल गया होगा। बेनिफिट ऑफ डाउट, अपना कानून भी तो देखिए ऐसा है, लेट दी 100 criminals go scot free, but not one innocent person should be convicted. The guilt is to be proved beyond doubt, beyond reasonable doubt. अब what is reasonable doubt? It is nowhere defined. समझे कि नहीं? तो ऐसे कुछ टर्म्स हैं हमारे इंडियन पेनल कोड में, इसमें कि जिसकी वजह से इसका बेनिफिट जो है ना हमेशा एक्यूज के इसमें फेवर में जाता है। ओके। एंड सर मैं क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ में भी इस पॉडकास्ट पे बात कर रहा हूँ, कुछ जर्नलिस्ट को आप जानते भी, जैसे विवेक सर, जितेंद्र सर, इनके साथ में आपने बहुत बातें भी की है, इंटरव्यूज़ भी दिए आपने। इनसे मुझे हमेशा, मतलब जो लोगों के मन में हमेशा से एक सवाल रहता है कि ये हिंदू डॉन वर्सेस मुस्लिम डॉन वाला जो चीज़ था। तो जब मैं इन जर्नलिस्ट से, वेटरन जर्नलिस्ट से बात करता हूँ, ये मुझे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हर डॉन सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, उसको और कुछ नहीं दिखता। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बहुत सच्चाई है। देखिए कैसा है, अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे ना, सेम है। अभी हिंदू राजा, मुस्लिम राजा, ऐसा कुछ नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। ये अपने राजपाट, अपनी हुकूमत संभालने के लिए कुछ भी करते थे। इनको रिलीजन से कुछ मतलब नहीं था। जैसे आप बोलेंगे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने चचा को भी मारा। पेशवा में काका मला वाचवा, वहाँ भी काका पुतना का ये है। तो कोई भी आप देखिए, हिंदू राजाओं के पास में मुस्लिम जर्नल्स थे, कमांडर्स थे, उनके स्टाफ के इंचार्ज थे, उनके सिक्योरिटी इंचार्ज थे। कितने ऐसे लोग हैं। और आप देखेंगे तो मुस्लिम राजाओं के पास में मराठा से ये वो हिंदू की, राजस्थान के राजपूतों की, इनकी फौज, इनके कमांडर्स हुआ करते थे। तो ये इनका जो है सिर्फ अपने, उस वक्त क्या था कि अपनी हुकूमत को कैसे संभालना, समझे कि नहीं। इनके लिए तो कुछ नहीं। जब देखो औरंगजेब जो अपने भाई को मार देता है, दारा शिकोह को मार दिया, अपने बाप को, शाहजहां को कैद कर देता है। तो इनके लिए बाप भाई, रिलीजन बिलीजन कुछ नहीं था। इनको तो हुकूमत, अपनी गद्दी संभालना है। जितने भी राजा महाराजा, जो भी कम्युनिटी के, मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी, उनको देवर कंसर्न अबाउट देयर किंगडम। अपनी हुकूमत कैसा बचा के रखना। अपनी हुकूमत को बचाने में अपना भाई आड़े आ रहा तो उसको भी मारो, अपना भतीजा आ रहा है उसको भी मारो, अपना चाचा आ रहा है उसको भी मारो। ऐसा था। तो ये जो डॉन्स का भी जो है ना, सेम है। आप देखेंगे डी गैंग में देखेंगे तो कितने, ये आप अरुण गौली गैंग में देखेंगे तो कितने मुस्लिम है, डी गैंग में कितने हिंदू है। ये तुम्हारे छोटा राजन के पास में सभी हैं। ये इनको जो है ना, जैसे मैंने बताया, अपनी इससे मतलब है। इनको रिलीजन से कुछ ये नहीं है। ओके। एंड
क्यों मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि छोटा राजन और डी गैंग दाऊद इब्राहिम इनके बीच में बहुत ज़्यादा ये एनिमिटी थी। छोटा राजन बोलता था कि 93 ब्लास्ट जिन जिन लोगों ने करवाया उन सबको मैं उड़ाऊंगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, तो उस बेसिस पे इसने ये पूरा किया। तो मुझे उसलिए जानना था कि कितना सच है इस बात। अब देखिए, ये इनिशियली तो सब एक साथ में ही थे, सब ये लोग इकट्ठा ही काम करते थे। हाँ, बराबर है। अब बाद में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गए, अब कैसे आ गए, क्या आ गए, बिकॉज 93 के ब्लास्ट के बाद जो है, जो इतने बड़े लेवल पे हुआ, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, 13 ब्लास्ट, बहुत ही सेंसिटिव हो गया। तो अगर किसी ने ये कराया, इसमें तो इनोसेंट लोग ज़्यादा हो गए और टारगेटेड लोग हो गए। तो हो सकता है उसकी सोच जो है ये इस पे चली गई होगी कि भाई ये ऐसा। हम्म। पर ये तो सोसाइटी के लिए और ज़्यादा डेंजरस हो गया था ना, क्योंकि इनकी जो गैंग राइवलरी थी इसमें कितने इनोसेंट्स की फिर जान गई होगी। हाँ, ये देखिए, इसमें तो गैंग राइवलरी में तो देखते ही नहीं है। अभी आप वो अब्दुल कुंजू है, या आप वो मनोज कुलकर्णी है, आप क्या क्या है वो देखते ही नहीं। रिलीजन तो देखते ही नहीं। ये गैंग का बंदा है, अपने राइवल गैंग का बंदा है, उसको मारना है, मारना। रिलीजन इज नेवर उनके लिए कंसर्न का मैटर नहीं। अच्छा सर, संजय दत्त के ऊपर भी जो एलिगेशंस लगे फिर उन्हें सज़ा भी हुई, ये क्या पूरी कहानी थी? और मतलब इसमें क्योंकि मैंने एक जो एंगल इसमें पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि क्योंकि वो बॉलीवुड से थे, सेलिब्रिटी थे, इसके लिए वो केस उतना ज़्यादा बड़ा बन गया और एक बड़े इंसान को गिराने में बहुत मज़ा आता है, उसलिए। बट गन्स तो थी उनके पास में, ऑफ कोर्स थी। एक तरह से उनकी इमेज को व्हाइट वॉश करने की भी कोशिश की जब उनके ऊपर वो बायोपिक भी आई, उनकी फ़िल्म भी आई। क्या मामला था ये पूरा? कैसे देखिए कि पोजेशन ऑफ अ डेंजरस वेपन, उनके पास AK-47 या 56 मिली थी, उन्होंने रख ली थी। डी गैंग के बंदों ने उनके पास में दी थी, भले वो प्रोटेक्शन के लिए दी थी या किसी हिसाब से भी दी थी। उस वक्त ताड़ा था, नोटिफाइड एरिया में ये डेंजरस वेपन वाज अ बिग ऑफेंस। तो इतना तो चार्ज है और वो चार्ज प्रूव हो गया। राइट। अब उन्होंने वो गन क्यों रखी थी, किसी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखी थी, मारने के लिए रखी थी, वो तो कुछ उसमें ये नहीं है। लेकिन उनके पोजीशन से गन मिली, दैट मैटर। डी गैंग उन तक पहुंची कैसे? मतलब बॉलीवुड में इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था? हाँ, ये देखिए, मैंने कहा ना कि ये धीरे धीरे जो है, ये मेनली डी गैंग जो है ना, ये फिल्म्स की तरफ जो है ना, फिल्म सेलिब्रिटीज को, उनको उनकी तरफ ज़्यादा ये हो गई। मेनली उनमें अबू सालिम था इन्वॉल्व। अबू सालिम वॉज हैंडलिंग दिस सेलिब्रिटीज विलिब्रिटीज, ऐसा है। अब वो उसकी फ्रेंड थी मोनिका बेदी, उसको फिल्म में रोल के हिसाब से बोलिए या कुछ बोलिए, या तो कुछ लोग तो ऐसे हैं अपने चोरी चोरी छुपे छुपे, क्या वो पिक्चर जो आई थी उसमें फाइनेंस भी तो आई थिंक उनके ऐसे ही। प्रोड्यूसर को भी जेल हुई थी। हाँ, भरत भरत शाह बोल के जो है, उसके प्रोड्यूसर को भी जेल हुई थी। उन्होंने फाइनेंस किया था, मालूम होते हुए भी कि भाई ये कनेक्टेड लोग हैं। तो जो फाइनेंस जो होता था जो है, ये लोग दिलाते थे या तो अरेंज करते थे, कि तो पैसा बहुत आ रहा था एक्सटोर्शन से, इससे उससे, इनके पास में तो पैसा कहीं ना कहीं तो फंडिंग तो करना, ये अपने आदमियों को भी उसमें ढकेलना है, कुछ ये करना है। और इनसे तो जो उस वक्त जो जो चल रहा था, आप देख रहे थे दुबई में लोग मैच बीच देखने के लिए वहाँ जाके बैठते हैं, देखते हैं, करते हैं। एक वो तकरीबन मैक्सिमम फिल्म स्टार्स दुबई वही हो आते हैं, कितनी पार्टियों में, बर्थडेज में, इसमें उसमें, ये तो इट इज ऑन रिकॉर्ड, वीडियो पे भी रिकॉर्डिंग है, सब है। तो डी गैंग हैड ये बॉलीवुड से जो उनका काफ़ी थिक कनेक्शन था। ओके। एंड दाऊद इब्राहिम की वजह से ही ये सारा खून खराबा जो होना शुरू हुआ था, वो उसी की वजह से हुआ था? जब उसकी एंट्री होती है मुंबई अंडरवर्ल्ड में, उसी के बाद से खून खराबा शुरू होता है? देखिए, ये उस वक्त जो दाऊद का था इनिशियली 80s के शुरू में, 84 तक, 84 से पहले 83 84
जब तक दाऊद बम्बई छोड़ के दुबई नहीं चला गया, तब तक वो इंटरनल राइवरी, पठान गैंग, ये गैंग, लाला गैंग, ये सब चल रहा था. देन हिज ब्रदर साबिर वाज किल्ड एट प्रभा देवी पेट्रोल पंप दादर में. उसके बाद में जो है एक गैंग राइवलरी बढ़ गई. वहां से सब जो शुरुआत हुई, धीरे 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 जो है यहाँ तक चला गया. और जो मन्या सुरवे के बारे में कहानी बताई जाती है कि मन्या सुरवे एक्चुअली उसे कभी गैंगस्टर बनना ही नहीं था, पढ़ा लिखा इंसान था, कॉलेज में भी जा रहा था, अच्छा खासा उसको नॉलेज था चीज़ों के बारे में. वो गैंगस्टर बनता है क्योंकि वो देखता है कि उसके भाई के साथ में जो हुआ उसके वजह से. इस बात में कितना सच है? देखिए, मन्या सुरवे जो है, आई थिंक वो कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है विद गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स से हो गया. और फिर वो जो है गैंगस्टर बना, अपनी खुद की गैंग उसने बनाई. और जनरली वो ऑपरेट करता था दादर, अगर बाजार, वर्ली, इतना ही उसका स्पेयर हुआ करता था. बट ही वॉज वेरी डेडली टाइप, वेरी क्रूएल. हमेशा सीड की बॉटल पास में रखे, वेपन साथ में रखे. तो जितने भी वहाँ के जितने बिजनेसमैन, व्यापारी व्यापारी, दुकानदार बिकानदार, सबसे वो एक्सटॉर्शन किया करता था. और ऐसा था कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं मलाड पुलिस उनको था 80 से 82 तक. तो उसकी बहन वहाँ रहा करती थी, ताई जादव. उसने अपनी बहन को बोला, अपने बहन से 1 लाख रुपए उस वक्त मांगा था धमकी पे, अच्छा, खुद की बहन को खुद की धमकी बहन दी? पे. एंड वो मलाड ईस्ट में रहती थी. शी वॉज इन्वॉल्व इन इलिसिट लिकर सेलिंग बिलिंग में होती. तो वो डर गई. और था ही इतना खतरनाक वो, काफ़ी केसेस उसके थे. तो उसने अपने भाई के अगेंस्ट आके मलाड पुलिस स्टेशन में दे दी कि भाई मेरे भाई ने मेरे को ये थ्रेट दी, मन्या सुरवे ने. तो यू वोंट बिलीव इट कि हम लोग, मैं आई वॉज डेप्यूटेड विद 2-3 कॉन्स्टेबल्स एट वो उनकी बहन जो ताई जादव है, मलाड ईस्ट में रहती, उसके घर पे हमको डेप्यूट किया गया था कि मन्या सुरवे आएगा, यू टेक केयर. मैं 3 दिन रहा वहाँ पर, लेकिन उसका लक अच्छा था या क्या था पता नहीं. वो आया नहीं वहाँ पर. अपनी बहन को भी उसने ये किया था. ओके. और इसी ने मतलब दाऊद इब्राहिम के साथ में पंगा लिया था फिर उसके भाई को मार के? ये इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, ओके. क्लैरिटी नहीं है इसमें. कि तो वहाँ इसके मदद लेने की कुछ ज़रूरत ही नहीं थी. जो पठान गैंग, बिठान गैंग जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी ना, उनको मदद लेने की ज़रूरत नहीं थी. ये तो हमारे हिसाब से वो कभी वर्ली से उस तरफ गया नहीं. अच्छा. जो भी था उसका दादर वर्ली के बीच में ही उसका जो भी था. ओके. लेकिन अभी फिल्म बनी है, बनी. सर, दाऊद इब्राहिम 83-84 में तो चला गया था, भाग गया था वो देश छोड़ के, पर उसका भाई यहीं पे था मुंबई में, अनीस इब्राहिम. उसे आपने अरेस्ट किया था, ये क्या कहानी है? अरेस्ट नहीं किया था मैंने. हुआ ये था कि कंट्रोल रूम से कॉल आया था कि कुछ लड़के जो है मस्तान तालाब पे वो रिवॉल्वर लगा के क्रिकेट खेल रहे हैं. तो मैं और दूसरे ऑफिसर्स हम लोग साथ में गए, स्टाफ जाके देखा तो एक बंदा सही में रिवॉल्वर लगाया हुआ है, उसका क्रिकेट खेल रहा है. उसको लेके आए, मालूम पड़ा उसका नाम अनीस है. और फिर उसके बाद कुछ लोग आए, वो सब पूरे डॉक्यूमेंट, जैसे वो आर्म्स लाइसेंस, ये वो जो है ना पंजाब में इशू हुआ था, वो सब लेके आ गए. तो हमने वो सब लाइसेंस देखा, फिर क्रॉस चेक किया जहाँ से इशू हुआ वहाँ से. तो सब करने के बाद में मालूम पड़ा कि लाइसेंस इशू हुआ है. ओके. तो फिर वी हैड टू अलाउ हिम टू गो. ऐसा है. मतलब उस जमाने में तो ये लाइसेंसेस जो है ये यूपी, पंजाब, इधर उधर से कहीं से भी आप मैनेज कर सकते थे आर्म्स लाइसेंस. पर ये बहुत सरप्राइजिंग है कि एक गैंगस्टर है, वो लाइसेंस्ड गन रख रहा है अपने पास में. दैट वाज इनिशियल पीरियड ना उनका. अच्छा. इनिशियल पीरियड ऐसा ओके. है. ओके. और अनीस इब्राहिम कब छोड़ के भागता है इंडिया? मेरे ख्याल से वो समद खान का जब मर्डर हो गया सिक्का नगर में,
समद खान को जो शूट किया गया डी गैंग की तरफ से, उसके बाद शायद वो 84 के बाद चला गया। ओके। और सर ये दाऊद इब्राहिम के लिए और डी कंपनी के लिए पहले तो इनके दुश्मन पठान गैंग थी, उनके साथ में इनकी गैंग वॉर्स हुए जो भी हुआ, बराबर आलमजेब ये वो करेक्ट, जो पर है, इन्होंने हाँ, पठान गैंग को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। बराबर। फिर उसके बाद में दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना? सी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आ, जो पठान गैंग के जो एसोसिएट्स थे, जैसे महमूद कालिया हुआ, और भी लोग जो इनके साथ से जुड़े हुए थे, इनके साथ में तो उनका चलता ही था। ओके। हाँ। फिर धीरे धीरे फिर ये मेन, फिर उसके बाद में राइवल गैंग हो गई, गौली गैंग। हम्म। ओके। और गौली गैंग के साथ में भी आई थिंक वो जे हॉस्पिटल वाला एक जो किस्सा हुआ है, वहाँ पे जो गोलियां चली थी। बराबर बराबर। क्यों तो क्या है कि वो उसमें जो एक्यूज थे, ये जो दाऊद की जो बहन थी हसीना पारकर, उनके जो हस्बैंड थे इस्माइल पारकर, उनको मारा, शूट किया गया। ये हल्दनकर वगैरह, शैलेश हल्दनकर और भी जो लोग लड़के लोग थे, उन्होंने किया था। तो इसके बाद में जब ये पकड़े गए और हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उस टाइम पे सुभाष सिंह ठाकुर वगैरह जो दाऊद गैंग के जो मेन शूटर्स थे, तो बाबा गैब्रियल, सुभाष सिंह ठाकुर, ये लोग जाके उन्होंने जे में शूट आउट की थी। बड़ी शूट आउट हुई वो जे में। और वहाँ पर जिसने भी इनके जो बहनें भी है दाऊद के, इस्माइल पारकर को जो मारा था, उनको, वो एक्यूज को इन्होंने वहाँ पर मार दी। ओके। जे हत्याकांड में। ओके। एंड कभी हसीना पारकर से ऐसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। ओके। पर उनका भी मतलब थ्रेट उतना ही था? आई डोंट नो, मेरा कभी उस कनेक्शन में कोई केस वगैरह मेरे पास में Right. या कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं आया कि मैं Okay. उसके बारे में बात कर सकूं। पर सर एक और केस है जिसमें आपके वजह से एक ड्रेडेड क्रिमिनल गैंगस्टर, उसे एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया वापस लाया जा सका, वो है अबू सलेम। ये पूरी कहानी बताना, क्योंकि आपने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए थे। नहीं, वो तो फॉर्मेलिटीज, पुलिस की फॉर्मेलिटीज होती है कि ऐसा था कि एटीएस के बाद की बात है कि हमारे जो शिवानंदन साहब थे, जो बम्बई के कमिश्नर थे उस वक्त, सीबीआई के डायरेक्टर थे वेस्टर्न इंडिया के। तो उन्होंने पूछा था कि मुझसे कि भाई ऐसे ऐसे अबू सालिम है, और उसका बारे में सुना है कि आपने उसको अरेस्ट किया था, उसको ये किया था। तो मैंने कहा कि सर हाँ, मैंने अरेस्ट किया था 92 के आसपास में मैंने उसको अरेस्ट किया था। और रफली मंथ और वो साल बता दिया कि भाई हम लोग एक बार वो शरद शेट्टी के इधर रेड के लिए गए थे, एटीएस के ऑफिसर्स हम लोग। और वहाँ पर लौटते लौटते मालूम पड़ा कि अंधेरी में आरसा मार्केट है, वहाँ पर एक कोई नया भाई आया है अबू सालिम नाम का। तो हम गए, तो हम मिला, फिर हमने उसको आरसा मार्केट में पूरा घुमा बिमा दिया, और फिर उसको डीएन नगर पुलिस स्टेशन, उसका जुडिक्शन था वहाँ का एरिया का, कि तो क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह का ये, तो उसके हिसाब से हमने कहा कि डीएन नगर पुलिस स्टेशन को इसको चेक करके क्या केस वेस बनता है इस पे, वो हिसाब से इसका कार्रवाई करो। तो उसमें उसको डीएन नगर पुलिस स्टेशन ने कोई केस में अरेस्ट किया था। अब पुलिस का ऐसा होता है कि जिस किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो उसके फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स बड़ी डिटेल में लेते हैं, लेके वो केस पेपर को अटैच करते हैं, और जब चार्जशीट डालती है तो चार्जशीट के साथ में हो जाता है। तो हमने अरेस्ट किया था, अरेस्ट करने के बाद में वो 2-4 दिन के बाद में वो बेल पे चला गया। लेकिन वो केस पेपर्स में जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे, वो फिंगरप्रिंट्स मिल गए। वो फिंगरप्रिंट्स की वजह से जब पुर्तगाल को, जब लिस्बन में जो पकड़ा गया था ये अबू सालिम, ही वाज डिनाइंग दैट ही इज इंडियन। वो अरसलान के नाम से, कुछ पाकिस्तानी पासपोर्ट के नाम से दिखा रहा था। जब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इतना, अब फिंगरप्रिंट्स ऐसा है कि ये अनमैचिंग है। एक आदमी का दुनिया के किसी दूसरे आदमी से फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स कभी मैच नहीं होते। दैट इज अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, क्लिंचिंग एविडेंस होता है। वो एविडेंस के बिना पे उसको एक्स्ट्राडिशन जो है उसमें इजी हो गया, और उसको एक्स्ट्राडाइट कर पाए हम लोग यहाँ पर। हाँ, इट इज मेंशन्ड, आप हुसैन जैदी साहब की बुक पढ़ेंगे, माय नेम इज अबू सालिम, उसमें दिया है। इट वाज जस्ट इंसिडेंट। और बट उस टाइम पे जब आपने कहा कि आपने उसे उस मार्केट से जब आपने उठाया,
तो आपको मतलब कहीं पे उसमें ये चीज़ ऐसी दिखी थी कि ये आगे जाके इतना ड्रेडेड एक क्रिमिनल बन जाएगा, गुलशन कुमार की हत्या करने तक बात पहुँच जाएगी? हाँ, नहीं कैसा है देखिए, ये ही यूज्ड टू हैव बॉयज़। हुँ, ये जो गाँव के जो अनएम्प्लॉयड विम्प्लॉयड जो लोग हैं, आज़मगढ़, ही इज़ फ्रॉम आज़मगढ़। वहाँ से जिस जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनको जॉब नहीं, कुछ नहीं है, 2-5 हज़ार रुपए के लिए भी कुछ करने को तैयार है, तो ही हैड अ गैंग ऑफ शूटर्स। उसने खुद से कभी कुछ ये नहीं किया है। ही यूज्ड टू गेट इट डन थ्रू हिज़ बॉयज़, हुँ, ऐसा है। खुद से कभी कुछ नहीं किया है उसने, ही यूज्ड टू ऑर्डर, ही यूज्ड टू गेट इट एग्जीक्यूटेड। ओके, वहाँ पे ऊपर से जब भी इन्फॉर्मेशन आवे, तो क्या करना है, किसको क्या करना है, ही यूज्ड टू एग्जीक्यूट दैट। ओके। और ये बेसिकली इनिशियली ही वाज ये इसमें नहीं था, वो ड्राइवर बन के था, फिर रिक्रूटमेंट का ये काम करता था, ये करता था। इट वाज लाइक दैट, ही वाज सॉर्ट ऑफ अ फिक्सर। हुँ, बाद में फिर ये गैंगस्टर बन गया। ओके। और सर ये उस टाइम के जो गैंगस्टर्स थे, इनका सबसे फ़ेवरेट अड्डा कौन-सा था जहाँ पे ये सब मिलते थे? ऐसी कोई जगह थी? नहीं ऐसा कैसा है देखिए, फेवरेट अड्डा जैसा नहीं है, लेकिन ये दे यूज्ड टू फ्रीक्वेंट डांस बार्स, ये वो, जहाँ कोई उनका कोई कोई फेवरेट डांसर है, कुछ ये है, क्या है, तो ऐसा कोई कोई ऐसी जगह है। तो ये सब ईस्टर्न सबब में ज़्यादा हुआ करता था। हुँ, ईस्टर्न सबब, अंधेरी ईस्ट, यहाँ राइट, पर समटाइम्स दे यूज्ड टू फ्रीक्वेंट। ओके। कौन-सा बार था जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिले हैं गैंगस्टर्स? नहीं अभी देखिए, एक बार हमने अ, कमांडो कमांडो बार था बांद्रा में, पाली पे, अम्बेडकर रोड पे। वहाँ हमने रेड की तो 2 गैंगस्टर रिवॉल्वर पिस्टल्स के साथ में मिले। डांस देखने के लिए एटीएस ने, एटीएस ऑफिसर खान खान साहब भी थे हमारे। एटीएस के खान साहब के साथ में हमने वो कमांडो पे रेड की थी, और रेड में 2 गैंगस्टर, डी कंपनी के 2 बड़े गैंगस्टर मिले। हाँ, तो उनका यही था कि और क्या शौक, यही चीज़ें होती है। तो ऐसा हमने वो पकड़ा था, और ये चेंबूर-वेम्बूर, मुलुंड-बिलुंड, घाटकोपर, अंधेरी, इस दे नंबर ऑफ बार्स, डांस बार्स, और दे यूज्ड टू फ्रीक्वेंट, देयर फेवरेट हाउंट वाज डांस बार। राइट। सर ये जो इतनी गंद मची थी मुंबई में, इसे साफ करने के पीछे ऑफ कोर्स मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आई थिंक 1000 से ज़्यादा एनकाउंटर्स कुछ हुए जिसमें और रेड्स भी, फिर ये तो सिर्फ मैं एनकाउंटर्स की बात कर रहा हूँ। अलग-अलग रेड्स हुई रहेगी, इतनी इनपुट्स आई रहेंगे अलग-अलग जगहों से। कितना एफर्ट गया था मुंबई पुलिस का मुंबई को आज जितना सेफ है, उतना बनाने के लिए, क्योंकि लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि मुंबई आज अगर सेफ है, वो मुंबई पुलिस की वजह से है। और इंडिया में शायद आई कैन ईज़िली से कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे लड़कियाँ रात को बाहर निकल सकती है और अकेले भी घूम सकती है बिना किसी डर के। तो ये कितना बड़ा इसमें रोल प्ले हुआ है? देखिए कैसा है कि इसमें एटीएस जब तक इफ़ेक्टिव थी, 3 साल, 2 ढाई 3 साल तक, तब तक एटीएस ने भी बड़ी-बड़ी कार्रवाई की। लेकिन क्राइम ब्रांच का जो इसमें रोल है, वो बड़ा रोल है। क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं, अ, उन्होंने जो है ना, ये गैंगस्टर्स को एलिमिनेट करने में, इनको ख़त्म, गैंगस्टरिज़्म ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा रोल, बहुत मतलब ये 3 गैंग, 3-4 गैंग जो भी होती थी, 4-5 गैंग, ये डी गैंग आई, अरुण गवली गैंग आई, अमर नाइक की, अश्विन नाइक की, उनकी गैंग आई, फिर उसके बाद में ये लकड़ावाला गैंग आई, पुजारी गैंग आई। एक दुनिया भर के इनके सब अपने-अपने बंदे होते थे, और इनको, इनके गैंगस्टर्स को एलिमिनेट करने में क्राइम ब्रांच ने, मुंबई की क्राइम ब्रांच ने बहुत बड़ा रोल, ये इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगे, काफ़ी रिस्क लिया उन्होंने, तो आज मुंबई जो है तकरीबन सेफ है। राइट। हुँ। सर एटीएस के साथ में आपने और भी कुछ एनकाउंटर्स में पार्ट लिया था जिसमें एक जैसे मुलुंड में खिंडी पाड़ा जो जगह है, वहाँ पे आपने कहा कि 2 दिन तक वो ऑपरेशन चला। इसके बारे में मुझे बताना, और एक खालिस्तानी टेररिस्ट थे वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये 92 की बात है, तो एटीएस वाज़ इन एक्जिस्टेंस, ये खान साहब, हम लोग, और ये अ, इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि ये मुलुंड भांडुप एरिया में जो जो खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बबर खालसा के
कुछ बंदे आए हैं एंड दे आर हेविली आर्म्ड। अब वो ए- अब वो वहाँ पर जो एक पॉइंट है मुलुंड में, खिंडीपाड़ा, मतलब एक पहाड़ की चोटी कैसी होती है वो टाइप की लोकेशन है। एक छोटा सा पहाड़ है वो लोकेशन पे वहाँ कुछ झोपड़े थे, वो उसमें से एक ये करते थे एंड दे वर वेरी हेविली आर्म्ड और आते जाते रहते हैं उधर, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। तो हमारे जो वॉचर्स होते थे, एटीएस के वॉचर्स, वो घूमते रहते थे, उनको कभी आएंगे, क्या आएंगे, कैसा आएंगे, वो देखने के लिए। और हमारे एटीएस के ऑफिसर्स जो है वो मुलुंड में रिजर्वायर है, बहुत बड़ा जंगल है जो पाइपलाइन जाती है अंदर। वहाँ पर हम लोग तकरीबन 3-4 हफ्ते हम लोग वहाँ सुबह से लेके रात तक रुके रुके रहते कि कभी भी इंफॉर्मेशन आवे तो हम लोग इमीडिएटली वहाँ उनको पकड़ने के लिए चले जाएं, ऐसा होता था। तो उस पीरियड में जो भी हम 15-20-25 ऑफिसर हुआ करते थे, तो दिन भर टाइम पास करने के लिए टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे, कोई कार्ड्स खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बंद टेम्पो में अंदर सब फैन वान लगा हुआ है, टेबल फैन वो जो सेल पे चलता है वो फैन वान लगा है, वॉच कर रहा है। तो एक बड़ा ये हर दिन जाना आना जाना आना जाना आना ऐसा चलता था। और वन फाइनल डे मालूम पड़ गया कि वो लोग उधर हैं, तो हमारे एटीएस के ऑफिसर्स जो हैं वहाँ पर रश हो गए। बीपी कदम साहब थे, लेट लक्ष्मण दुबे, बीपी कदम साहब भी एक्सपायर हो गए हैं। और भी काफ़ी ऑफिसर्स जो थे, हमारा एक कांस्टेबल था भास्कर सोंजे, वेरी हाइटेड। तो ये सब थे। तो एक दिन मालूम पड़ गया, तो एक दिन शाम में 4:30-5 बजे, और जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज इन द सेशंस कोर्ट, मेरा कोर्ट में केस चल रहा था। लेकिन वहाँ फिर मुझे मालूम पड़ गया, बाय दैट टाइम आने तक वो ये हो गया था। लेकिन उसमें हमारा उस दिन हमने तकरीबन एटीएस के ऑफिसर्स ने, काफ़ी ऑफिसर्स थे हमारे, लक्ष्मण दुबे, वीपी कदम साहब और भास्कर सोंजे, मोटे, माटे और राणे साहब थे, मुले साहब थे, और भी बहुत बहुत सारे ऑफिसर, कवि साहब थे, ये कवि साहब थे, जयसिंह पाटिल साहब थे, और सुनील देशमुख, और भी राजा मांडगे, ये काफ़ी ऑफिसर्स जो थे ये वो इसमें लगे। और इनिशियली जब वो नीचे आ रहे थे उस टाइम पे बड़ा शूट आउट हो गया दोनों तरफ से। और जिसमें हमारा एक कांस्टेबल भी लॉस्ट, और कांस्टेबल भास्कर सोंजे एटीएस का, उसके फोरहेड पे, पेशानी पे गोली लग गई, हाइटेड था, और ही डाइड ऑन द स्पॉट। और रात को 12 बजे वो ऑपरेशन, मतलब रात को शाम होने के बाद में हम लोग ने वो एरिया को सराउंड किए एसआरपीएफ के थ्रू वो। लेकिन आपको बताऊं वो वहाँ पर कितने बंदे हैं, क्या बंदे हैं, इसकी रेकी करने के लिए जो है ना, तो ये ऑपरेशन से पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग रेकी करने के लिए जाया करते थे, तो हमारे जो लेट बीपी कदम साहब थे, वो वो एरिया में काफ़ी काम कर चुके थे, और केटी थापा नाम का एक कॉरपोरेटर था, तो केटी थापा से क्लोज थे। तो केटी थापा जो है उस वक्त इलेक्शन जीता था म्यूनसिपलिटी के, ओके। वो कॉरपोरेटर बन गया था। तो एक हमको एक एक्सक्यूज मिला, और उसकी जो है ना प्रोसेशन निकाला, विक्ट्री प्रोसेशन। विक्ट्री प्रोसेशन वो हम लोग खिंडीपाड़ा तक लेके गए, ओके। ऊपर तक। तो वहां से हम लोग रेकी कर सके कि ये लोग कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, इनका लोकेशन क्या है, क्या नहीं है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। हाँ। देखने के बाद में आइडिया आ गया था कि क्या है, और अब जब आएंगे तब हम लोग ये करेंगे, ऐसा था। और ये फिर ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में रात हो गई, पूरा पहाड़ी इलाका ये सब। तो ऑपरेशन हमने स्पोरेडिक फायरिंग जो है, हमारे जो एसआरपीएफ के जवान वो लोग करते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग फिर 6-6:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए। हम्म। तो उस वक्त वहाँ पर एक वहाँ के जो लोकल डीसीपी थे, केमकर नाम के थे, तो वो सुबह सुबह मैं चला गया, स्क्वाड के सब लोग आ रहे थे, सब अभी कर रहे थे। अब सब आने के बाद में फिर ऑपरेशन को रिवाइव करने वाले थे, लेकिन एक केमकर साहब ने बोला कि भाई अपने को चलो आगे जाना है। तो मैंने बोला कि सब पूरे स्क्वाड के ऑफिसर आने दो, हमारे ये खान साहब आने दो, बाकी लोग आने दो, फिर उसके बाद में विल गो। क्यों? तो वहाँ पर अभी भी ऐसा लगा था कि कुछ बंदे हैं, 2-2 वेपन से फायर कर रहे थे।
जीपीजीएम थी, उनके पास जनरल पर्पस मशीन गन थी और AK-56 थी। तो उससे फायर कर रहे थे। तो लेकिन ये डीसीपी जो हमारे थे वो माने नहीं, एसआरपीएफ के जवान को लेके आगे गए और वो बंदे ने एसआरपीएफ के जवान पे फायरिंग की, उसका हेलमेट ही उड़ा दिया, बच गया वो। उसके बाद में वो जो जवान जो जो खालिस्तानी टेररिस्ट था बबर खालसा, वो बंदा सुबह 7 से लेके दोपहर को 12 बजे तक तकरीबन 5 घंटा जो है ना, बाय दैट टाइम उस वक्त हमारे अ, मुंबई के पुलिस कमिश्नर राममूर्ति साहब आ गए थे, जॉइंट कमिश्नर क्राइम RD त्यागी साहब आए थे और काफ़ी लोग जो है ना SOS क्राइम ब्रांच की ये वो सब ATS के रीइंफोर्समेंट के हिसाब से काफ़ी लोग आए थे। लेकिन वो जो बंदा है वो किसी हिसाब से त्यागी साहब ने वो गैस गन से वो टीयर गैस फायर की, ये की, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नीचे से जो है ना वो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे था वो खिंडीपाड़ा में। वो नीचे जो लोग थे वो ऊपर नीचे से हाथ करके बोले कि इधर है, ऐसा है, वैसा। हम लोग ऊपर थे और वो स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन में था टॉप पे, तो बराबर फायर करता था और ऑल द व्हाइल उस पे वहाँ पर हाई टेंशन वायर्स थे। ओके। तो ही वाज़ ट्राइंग टू फायर ऑन हाई टेंशन वायर आल्सो, कि हाई टेंशन वायर पे मारो और अगर टूट जाए तो जितना भी इसको जो ATS SOS क्राइम ब्रांच के सब जो आए हैं वो उनको नुकसान हो जाए, उनकी जानी नुकसान हो जाए। इतना मतलब ही वाज वेरी ट्रेन्ड टेररिस्ट। उसने ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट ये करने के, लेकिन वो इतना टीयर गैस डाल रहे, फायरिंग हो रही, ये हो रही, अकेला बंदा ही वाज फाइटिंग फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 5 आवर्स। और 12 बजे उस टाइम पे ऐसा हो गया कि हम लोगों ने देखा कि भाई अब प्यास लग गई, तो एक झोपड़ा था वहाँ पर। हमने वो कुंडी थी, सादी कुंडी खोल दी, अंदर देखा तो पानी मिला। साथ में हमने देखा कि वहाँ केरोसिन का एक कैन भी रखा हुआ है और कपड़े-वपड़े भी थे कुछ। तो फिर हमारे दिमाग में एक ऐसा आया कि भई अब वहाँ तो सब लोग तो सब इवैक्यूएट हुए थे। करेक्ट। सिंपल झोपड़े थे, वो लोग निकल भाग गए थे फायरिंग होने के साथ में वहाँ से। वो अकेला था बंदा वो। तो हमने सोचा कि भई ये केरोसिन के इसके जो है ना हम लोग कपड़े के जो है ना उसके गोले बना देवे केरोसिन में, और वो गोले जो निकाल के हम लोग उधर डाल देवे तो आग लग जाएगी, तो हो सकता है आग में से बचने के लिए बाहर आ जाएगा। तो हमारे सीनियर ऑफिसर से बात करके कि भाई ऐसा-ऐसा है, तो मेरे साथ में एवले नाम का एक ऑफिसर था। तो एक बड़ी जो वहाँ जो प्लेट मिल गई थी एल्यूमीनियम की, वो प्लेट में वो सब डाल के लाइटर के साथ में थोड़े डिस्टेंस पे जाके जहाँ से कनेक्टेड जो ये था, जो झोपड़े थे उसको सब वो गनी बैग के और वो लकड़ी-विकड़ी के इसके उसके उसके सब बने हुए थे। तो एक कॉर्नर में अगर हम लोग डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ तक जाएगा। तो सीनियर ऑफिसर्स का कंसर्न लेके हमने वो डाल दिए, जलते हुए आग के गोले जो है ना उधर डाल दिए। अल्टीमेटली वो होते-होते वहाँ तक पहुँच गई आग। जब आग बहुत पहुँच गई वहाँ, तो बंदा सडनली सरफेस हो गया फायरिंग करते हुए AK-56 से। तो जैसे ही सरफेस हो गया, तो स्क्वाड के जो हमारे ऑफिसर्स थे, SRP थी, SOS थे, फायरिंग कर दी एंड ही वाज किल्ड इन एनकाउंटर। और तब हमने देखा कि उसने रातों रात एक छोटी-सी कंदक बना दी थी और GPGM उधर रख के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से GPGM माउंट करके उससे फायरिंग कर रहा था और हाथ से AK-56 से फायरिंग कर रहा। ही वाज सच अ ट्रेन्ड गाय। कि और ये पाकिस्तान से ट्रेन होके आया हाँ, था? सब जितने जितने भी जो है ना खालिस्तानी टेररिस्ट है ना, दे आर ऑल ट्रेन्ड इन पाकिस्तान बाय आईएसआई। वेपन्स का सप्लाई-विप्लाई भी सब, पंजाब तो बॉर्डर है ना वहाँ, संगरूर, बिंगरूर, बटाला-वटाला पाकिस्तान का, पाकिस्तान से लग के ही है। तो ये सब वेपन्स वहीं से आया करते थे, ट्रेनिंग भी वहीं से हुआ करती थी। एंड दिस इज़ हाउ द 5th टेररिस्ट खालिस्तानी टेररिस्ट वाज किल्ड। नेक्स्ट डे आफ्टर 5 आवर्स ऑफ एनकाउंटर, 5 घंटे के बाद में बराबर दोपहर में 12 बजे के आसपास हमने उसको एलिमिनेट किया। हाँ, तो ये लोग आके काफ़ी जो होटेलियर्स हैं, सिख होटेलियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनसे जो
खालिस्तान कॉज के लिए एक्सटॉर्शन किया करते थे। ओके। और ऐसा ही सेम ये वडोदरा में भी हुआ था। हाँ, बड़ौदा में तो अ, वो भी 2 दिन चला था। वो सेम वो बलदेव सिंह सैनी जो था उसमें, बलदेव सिंह सैनी था और बाबा जग्गीवाला था, और भी 2-3 बंदे, बलविंदर सिंह, ये ऐसे जो नोन टेररिस्ट थे खालिस्तान कमांडो फोर्स के, केसीएफ के। ही वाज अ मेजर जनरल, कोई एरिया कमांडर, कोई क्या, वो काफ़ी उन्होंने मर्डर्स वर्डर्स कर दिए थे। दे वर वांटेड इन पंजाब, दे वांटेड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, और यहाँ एक तो एक्सटॉर्शन या तो फिर रिलीजियस कॉज के लिए ऑनर किलिंग बिलिंग ऐसे करते थे बलदेव सिंह सैनी। और उन्होंने एक ये जो बलदेव सिंह और उसके जो एसोसिएट्स थे, इन्होंने 4 दिसंबर 1990 को एक पुलिस ऑफिसर लखमेर सिंह सरदार, मेरे अच्छे दोस्त थे, बड़े अच्छे क्रिकेटर भी थे, तो ये और 2 कांस्टेबल्स, ट्रैफिक कांस्टेबल्स को इन्होंने ब्रॉड डे लाइट में कुछ 11-12 बजे के आसपास मार दिया था। उन्होंने वो बलदेव लखमेर सिंह सरदार ड्यूटी पे थे, ट्रैफिक की ड्यूटी पे, तो वो कुछ ट्रैफिक वायलेशन किया जीप ने जिसमें बलदेव सिंह बैठा था। तो कांस्टेबल गया उसको जीप बाजू में लगाने के लिए, तो उसने अपनी शॉल ऊपर डाली थी, शॉल हटा दी, AK-47 दिखाई, बोले तेरे सिंह साहब जो है ना, उसको बोलना हम भी सिंह साहब है। लखमेर सिंह वाज ऑल्सो सरदार Correct. ना हमारा। तो फिर भाई लखमेर सिंह को जैसे ही वो हवलदार जाके दौड़ के बोला कि ऐसा ऐसा दे शोड मी AK-47, बोले हम भी सिंह साहब है। तो लखमेर ट्राई टू चेस देम बुलेट पे, लेकिन वो मिले नहीं। 1-2 बार रुकाने का ऐसा किया लेकिन मिले नहीं। तो फिर लखमेर सिंह सरदार जो है वो, उन्होंने सामने अपोजिट इसमें एक पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप पे गए। सबसे पहला उन्होंने फ़ोन कंट्रोल रूम को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे नंबर की जीप है, इसमें 4 सिख लोग हैं, ये हैं, बट दे आर कैरिंग AK-47 वेपन्स है उनके पास में, खालिस्तानीज हैं और उनके पास में वेपन है, और अलर्ट कर दिया उसने कंट्रोल रूम को। लेकिन ये बलदेव सिंह सैनी, इसको हिंट मिल गई कि भाई अभी ये ऑफिसर जो है ना नाका लगा देगा। वो घुमा के गाड़ी यू टर्न लेके आए, और लखमेर सिंह सरदार साहब जो हैं, जैसे ही पेट्रोल पंप से बाहर आए फ़ोन करके, एक फ़ोन उन्हें कंट्रोल रूम को किया, एक फ़ोन अपनी बीवी को किया था कि भाई मैं दोपहर में मेरे फ्रेंड के साथ में घर पे खाना खाने के लिए आता हूँ। ट्रैफिक का जनरली दोपहर में लंच आवर्स होता है, तो आता हूँ, ऐसा बोल के वो जैसे ही बाहर निकले, ही केम एंड ही शॉट हिम डेड। उनको मारा, उनका रिवॉल्वर भी ले लिया। 2 कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल जो डर से भाग गए, तो वो तो निहत्थे थे, अनार्म्ड थे। जब भागने लगे तो उनको चेस करके ट्रैफिक कांस्टेबल्स को ब्रॉड डे लाइट में, ये 4 दिसंबर को हो गया, 4 दिसंबर 1990 को। अब जब ए खान साहब ने देखा कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल्स आर शॉट डेड इन ब्रॉड डे लाइट विथ AK-47, तो उन्होंने फिर देखा कि भाई इनको तो निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहिए। तो उन्होंने एक ATS नाम की, पुलिस कमिश्नर राममूर्ति साहब से बात करके, हर एक पोजीशन से कुछ ऑफिसर्स ला के एक प्रोविजनल के हिसाब से शुरू कर दी ATS। और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि ये जो बलदेव सिंह सैनी है, 2 दिन पहले उसने 2 दिसंबर को वहाँ चिमटपाड़ा गुरुद्वारा है साकीनाका में, वहाँ पर एक पॉली नाम की लड़की से उसने शादी कर ली, और लकीली उसका वीडियो कैसेट हमारे हाथ में, ओके। पूरा उसका मिल गया। और तकरीबन 1-1.5 महीना तक हम लोग सारी जगह पे जहाँ-जहाँ भी ये वांटेड हो गए, मिल नहीं रहे थे। तो राइट फ्रॉम बेंगलोर से लेके गुजरात की बहुत सारी स्टेट, कर्नाटका की बहुत जगह, मध्य प्रदेश, काफ़ी जगह पे जहाँ पर गुरुद्वारा में ये छुपने के इसके चांसेस है, काफ़ी जगह गए, भरूच गए, सूरत गए, इधर गए, उधर गए, काफ़ी जगह पे हमारे ATS के ऑफिसर्स जो हैं, हम लोग जाके ढूंढे नहीं। लेकिन फिर 22 जनवरी को तकरीबन, ये 4 दिसंबर को हुआ और 22 जनवरी को तकरीबन 1.5 महीने के बाद में एक इनपुट आई कि भाई ही इज होल्ड अप इन बड़ौदा एट ICICI सोसाइटी, सौगुन सोसाइटी नाम की है, बड़ौदा चांदनी रोड पे, वहाँ पर ये। तो पूरा एक बड़ा अबाउट 25-30 ऑफिसर्स फ्रॉम ATS
ये सब लोग जो है ना वहाँ गए। कबीर साहब थे, मुले साहब थे, जाम्बुलकर साहब थे, माटे साहब थे और बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं, पास्कल डिसूजा और काफ़ी काफ़ी ऑफिसर्स जो है ना वो 20-25 ऑफिसर बड़ौदा गए। बड़ौदा से तकरीबन 20 किलोमीटर बाहर हम लोग कैंप किए और फिर जाके वो जगह की जो कुछ ऑफिसर्स, हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो है, कबीर साहब, मुले साहब, राणे साहब, इन्होंने जाके, जाम्बुलकर, ये जाके वहाँ पर रेकी करने के बाद में वहाँ के जो कमिश्नर थे मिस्टर मेहता, उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे खालिस्तानी टेररिस्ट है यहाँ पर, ये सोसाइटी में है और हमको एक्शन लेना है। तो आपको एक इतना बड़ा ये ऑपरेशन हो जाएगा तो आपको बताने के लिए, तो भाई ही वॉज नॉट विलिंग इनिशियली। बोले भाई ये बस्ती है, सब सोसाइटी है, कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है। हमने काफ़ी समझाया कि भाई ऐसे ऐसे है, नहीं भी तो भी कहाँ भी कुछ भी आपके यहाँ भी बड़ा ये कर सकते हैं। तो बहुत ही रिलक्टेंटली ही एग्रीड। उनकी वहाँ की एसआरपीएफ जो है, बेसिकली गुजरात में एसआरपीएफ जो होती है ज़्यादातर महाराष्ट्र के बंदे होते हैं या मध्य प्रदेश के बंदे होते हैं। ये एसआरपीएफ को साथ में ले गए। फिर हम लोगों ने फाइनली 2 दिन बाद, प्रॉबेबली 24 जनवरी, वो ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर था, सोसाइटी ऐसी एल शेप सोसाइटी थी। तो वहाँ पर वो थे। तो हमने देखा कि वो अ, उसकी बलदेव सिंह ने जिसकी जीप ये की थी, वो जीप भी लगी हुई है वहाँ पर सोसाइटी में। जब देखा तो फिर अब वो उसकी जीप तो खड़ी है, अब वो जीप को जो है, अगर बलदेव सिंह सैनी किसी हिसाब से भाग जाता है वहाँ से और जीप में बैठा है तो मिलना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है। ये तो क्या है, एज इट इज़, एक सरदार जब व्हील पे होता है तो उसको पकड़ना जो है ना, ही इज सपोज टू बी, दे आर सपोज टू बी वेरी गुड ड्राइवर्स। तो फिर वहाँ तक जो है ना, हमारे लेट कवि साहब और एक भरत देशमुख जो हमारे स्क्वाड के लिए आए थे, एटीएस के लिए, तो ये एक्स आर्मी, एक्स सर्विसमैन थे। तो ये क्राउलिंग करते हुए जाके पहले उन्होंने वो डिफ्लेट कर दी जीप, जीप के टायर्स डिफ्लेट कर दिए। हाँ, और फिर उसके बाद में वो मेगाफोन पे बोल दिया कि भाई तुमको मुंबई पुलिस ने घेर लिया है चारों तरफ से, तुम सरेंडर कर दो। जैसे ही बोल दिया तो उन्होंने फायरिंग करना, तो फायरिंग चलती रही। कुछ देर के बाद में फिर वो कुछ वाइट फ्लैग वगैरह दिखाए, तो उसमें जो वो जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग थे, कुछ लेडीज थी, वो वाइट फ्लैग दिखा के उन्होंने उनको नीचे भेज दिया। नीचे आने के बाद में हम लोग ने चेक कर दिया और उसके फौरन बाद अगेन दे स्टार्टेड फायरिंग। फिर जैसे बलदेव सिंह सैनी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप मार रहा था, तो हमारे एटीएस के ऑफिसर्स ने, ही वाज शॉट डेड। ओके। वही वही पोजीशन में अच्छा, मतलब जंप मारा था जंप बीच मारा में और ही? पकड़ा वो उसको और वहीं पर शॉट डेड। तो उसकी बॉडी ऐसी थी नेक्स्ट डे अच्छा। तक। हाँ अच्छा। हाँ, तो ये रात भर फायरिंग चलती रही। पता ये चला कि वो जो बिल्डिंग थी उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक डॉक्टर रहा करता था, फर्स्ट फ्लोर खाली था, ग्राउंड फ्लोर पे एक डॉक्टर था, डॉक्टर का एक बच्चा था 10-12 साल का। तो जनवरी का महीना था, मकर संक्रांति, वो पतंग उड़ाने के लिए टेरेस पे जा रहा था, तो उसने देखा खिड़की में से कि सब AK-47 लटकी हुई है। उसने अपने बाप को जाके बताया डॉक्टर को कि भाई जो सरदार लोग हैं इनके पास में तो ऐसी गन्स है, बड़ी बड़ी गन्स ऐसी लटकी हुई। वो डॉक्टर ने लैंडलॉर्ड को भी नहीं बताया और वो खाली करके चला गया। तो डेट वे पूरी बिल्डिंग उनके उनके पास में थी। तो ये चलता रहा। फिर नेक्स्ट डे जो है, वी नेक्स्ट मॉर्निंग वी अगेन वांटेड टू ये करने के लिए, तो वहाँ पर जो सीएम थे उन्होंने मना कर दिया। योगेंद्र मकवाना उस टाइम पे यूनियन होम मिनिस्टर थे, स्टेट होम मिनिस्टर। और जो खान साहब के जो भाई थे, हमीद खान साहब, ही वाज चीफ सेक्रेटरी, ही वाज आईएएस और गुजरात स्टेट है। तो फिर उन्होंने ब्लैक कैट कमांडोज बुला दिए नेक्स्ट डे और नेक्स्ट नाइट को। तब तक हम लोग स्पॉरेडिक फायरिंग हमारी कंटिन्यूस चलती रही कि कोई जाए। वी वांटेड टू गो,
कि जाके हमको तो अभी इतना बड़ा किया है, हमने सब कुछ किया है, अभी काय के लिए बुलाना? बोले नहीं नहीं, बोले वो दे आर टेररिस्ट, दे आर वेरी ट्रेंड, वो तुम जाओगे तो हो सकता है वो फिर से अंदर कितने बंदे हैं क्या पता नहीं है, छुप के बैठे होंगे, कर देंगे। एंड दिस इज हाउ वी आर नॉट अलाउड। लेकिन जब वो ब्लैक कैट कमांडोज आए उस वक्त तो मेजर मलिक, कैप्टन नायर, ये सब लोग थे ब्लैक कैट कमांडोज से, दिल्ली से आए। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक आधा घंटा एक ऑपरेशन उनके हिसाब से किया। लेकिन तब तक सब डेड बॉडीज जो है ना, जब गोलियां लगी तो सब पानी निकलने लगा, मतलब राइगर मॉर्टिस हो गया था, बॉडी सब जो है ना एक दिन पहले ही खत्म हो गए थे। तो ये इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, चला, और इसमें नीटेस्ट एंड क्लीनेस्ट ऑपरेशन आईबी ने टर्म किया इंडिया का अगेंस्ट टेररिस्ट। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, 5 टेररिस्ट मारे, लेकिन कुछ पुलिस को कैजुअलिटी नहीं हुई। वाह। तो दिस वाज, ये था। फिर ए खान साहब भी आ गए थे, हमारे अरविंद इनामदार साहब भी आ गए थे जी, नेक्स्ट डे। दिस इज हाउ ये जो इसका इतना बड़ा जो आतंक था बलदेव सिंह सैनी का मुंबई और मुंबई के आसपास अदर स्टेट्स में, वो खत्म हो गया। सर, आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा अरेस्ट था या एनकाउंटर था किसी गैंगस्टर का, टेररिस्ट का, जो करने के बाद में आपको वो एक सेटिस्फैक्शन मिला कि ये खत्म हो गया, अच्छा हुआ? ये देखिए ऐसा नहीं है, ये अ, रुकने वाली बात नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये चलता ही गया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आई तो ये होता ही रहा, होता ही रहा। ऐसा आप बोल नहीं सकते कि ये अच्छा था, ये तो एक से एक था। किसको आप ये करेंगे? हाँ? ये लोखंडवाला हो गया, तुम्हारा बड़ौदा ऑपरेशन हो गया, खिंडीपाड़ा ऑपरेशन हो गया, दहीसर चेक पोस्ट का ऑपरेशन हो गया, राजेंद्र सिंह का, राजवीर सिंह का। तो ये एक से एक ऑपरेशन अगेंस्ट सिख टेररिस्ट एंड गैंगस्टर्स, ये चलते रहे, काफी देर तक चलते रहे। करेक्ट। साहब, आज एक ज़माना आ गया है कि जहाँ पे गैंगस्टर्स एज सच देखने को नहीं मिलते। जो एक नाम बार बार अब आते जाता है बीच में न्यूज़ वगैरह पे, वो लॉरेंस बिश्नोई का एक नाम है, और जो उसकी गैंग है। इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका, और ये ऑपरेट कैसे कर रहा है? क्योंकि ये तो जेल में है ऐसा कहा जाता है, कौन से जेल में ये कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, बस जेल में है इतना सुना है मैंने। इतना सुना था कि ही वॉज इन साबरमती जेल, अब है या नहीं पता नहीं, पर पहले कुछ दिन पहले ही वॉज इन साबरमती जेल, अहमदाबाद में है, वहां पर था, और वहां से ये ऑपरेट कर रहा था। पर ये कैसे कर लेते हो ऑपरेट? और मतलब इसकी जो गैंग है ये इतनी पावरफुल कैसे बन गई? क्योंकि इतने टाइम तक मुंबई में कुछ नहीं हुआ, सडनली अब एक पॉलिटिशियन का मर्डर हो हाँ, जाता अभी है। देखा कि एक वैक्यूम हो गया है। ये सब गैंग्स जो तकरीबन खत्म होने को, बॉम्बे की जो लोकल गैंग्स थी तकरीबन खत्म होने को आ गई है। जब उसने देखा कि वैक्यूम है, और मुंबई इज ए कमर्शियल कैपिटल, हम्म। तो यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है सेलिब्रिटीज विलिब्रिटीज को टारगेट करके। तो दिस इज हाउ ये मोडस ऑपरेंडी उसने ले ली है सेलिब्रिटीज की, कोई ना कोई एक्सक्यूज के नाम से। अभी जैसा सलमान खान का जो है, अभी वो सो माइक को थोड़ा आपके पास जो, कर लेना, आगे खींचिए हाँ, आप उसे, ऐसे जैसे करना। वो काला हिरन जो है, ब्लैक बक के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये करके ये सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे हैं, और जहाँ पैसा है वहीं टारगेट हो रहा है। और ये जो अभी आपने 2 दिन पहले देखा दिल्ली में शूट आउट हो गया, कोई हीरोइन के घर पे किसी ने फायरिंग की, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों बंदों को मार दिया। वो लॉरेंस बिश्नोई के बंदे थे, दिशा पटनी के घर दिशा से बाहर हुआ पटनी था। के यहाँ, राइट। तो ये इनके पास में जो हायरलिंग्स हैं, इनके जो गुर्गे हैं, बेहिसाब है पैसे के। आज के देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, ये है, तो एक कहीं ना कहीं इनकी जेल बिल में कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। वो बंदे का क्रिमिनल का बैकग्राउंड देखते हैं, उसको चेक करते हैं, कितना काम कर सकता है, फायरिंग कर सकता है, ये कर सकता है, ये सब देख के बराबर उनको रोप इन करते हैं, और उनको ये करके उनके थ्रू ये लोग एक काम करके लेते हैं। पर ये खतरा कितना बड़ा है, और क्या ये कभी खत्म हो पाएगा? नहीं, अब देखिए, अब वो अगर इसको गवर्नमेंट ने जो है ना, किसी भी हिसाब से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खत्म कर देना चाहिए। तो लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी कुछ हो सकता है, उसको कुछ पॉलिटिकल पैटर्नेज है,
उसकी वजह से ये कुछ नहीं हो रहा है। अगर गवर्नमेंट करना चाहिए तो बराबर कर सकती है, राइट। लेकिन ये जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ख़त्म होना चाहिए। सर मैंने जितने भी आज तक क्राइम रिलेटेड एपिसोड्स किए हैं उसमें मुझे एक बात ये समझ में आई है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में सब कोई बात करता है। हर 1-2 साल में न्यूज़ आती है कि दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है, वो सिर्फ़ रूमर्स फैलते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपको जानना है कि दाऊद इब्राहिम ज़िंदा है या मर गया है सच में, एक बार सिर्फ़ डोंगरी का राउंड मार के आ जाना, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है उसके साथ में। तो आज भी उसका उतना होल्ड है मुंबई पे? अभी कैसा है देखिएगा कि ओल्ड फिलर्स जो हैं पुराने, हो सकता है वो कोई लोग टच में हों, उनसे बराबर पता चल जाता हो। थ्रू एंड थ्रू 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 डायरेक्ट तो कोई पता नहीं आज के तारीख में बात कर सकता है, नहीं कर सकता है, पता नहीं है। बराबर है? क्यों तो अपना जो है पुलिस का जो सर्वेलेंस है काफ़ी स्ट्रांग है। डिजिटल सर्वेलेंस जो होता है, कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, फ़ौरन मालूम हो जाता है। लेकिन थ्रू एंड थ्रू थ्रू कहीं इधर जाके, उधर जाके, इससे, उससे, ये तो न्यूज़ तो निकाल लेते हैं। राइट। क्योंकि जब इकबाल खासकर भी पकड़ा गया था, तो उसने भी इंटरोगेशन के वक़्त ये बताया था कि दाऊद इब्राहिम की वाइफ़ ज़ुबीना नाम है शायद उसका, वो आई थी मुंबई अपने फैमिली से मिलने के लिए। तो उसके फैमिली से लोग तो अब अगर अब भी आ पा रहे हैं या उस टाइम तक भी आ पा रहे थे, तो कुछ ना कुछ कनेक्शंस तो है उनके यहाँ पे, जिसकी वजह से आ पा रहे हैं। नहीं देखिए कैसा है, अभी ही इज़ फ्रॉम मुंबई, इतने भाई-बहन सब ये वो सब इतनी बड़ी फैमिली-वैमिली रही है। हाँ, और साथ में उनके जो बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है यहाँ पर है, तो कहीं से न कहीं से तो ये चलता ही रहता है ना। इसका साला हो गया, उसका भांजा हो गया, उसका भतीजा हो गया, कोई न कोई, हाँ, कोई सलीम फ्रूट वाला है, कोई ये है, कोई वो है, परवीन तारिक है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। ये कहीं से न कहीं से दूर से न या नज़दीक से कहीं से न कहीं से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि भई एक एक ही व आदमी था या उसका इसकी लार्ज फैमिलीज़ और सब इनके कॉन्टैक्ट्स, इनके गुर्गे, इनके आदमी, ये सब अभी भी तो हैं। स आपको लगता है हम कभी मतलब जस्टिस दे पाएँगे उन लोगों को जो दाऊद इब्राहिम के हाथों जो विक्टिम्स रहे हैं, जिनकी डेथ हुई है या जो भी हुआ हो, उन लोगों को कभी हम जस्टिस दे पाएँगे दाऊद इब्राहिम को पकड़ के? नहीं अभी देखिए अब हमारे पास में सबूत कितना है? फॉर सर आई एम एग्ज़ाम्पल श्योर सबूत तो आप होंगे ना? अभी आप छोटा राजन का देखेंगे आप, हुँ, तो 80-90 केसेस थे, उसमें से कुछ केसेस में तो कन्विक्शन हुआ है। हुँ, तो जहाँ एविडेंस मिलेगा, जहाँ क्लिंचिंग एविडेंस है, जहाँ सब्स्टेंटिव एविडेंस है हमारे पास में, तो वो एविडेंस पे तो हो सकता है कन्विक्शन मिल जाए। पर उसके लिए तो पहले उसे इंडिया भी लाना पड़ेगा। हाँ, वो है। वो लगता है आपको कभी हो पाएगा? अब तो आई गेस अब मतलब बूढ़ा भी हाँ, हो गया है, अब अराउंड 70-80 साल के हाँ, आसपास होगा। ही मस्ट बी अराउंड वही 70 के आसपास की एज होनी चाहिए। लेकिन अब वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी चाहिए, जिस हुँ, कंट्री में भी हो उसके साथ में अपने तो पाकिस्तान में है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। फिर प्लस वो गवर्नमेंट विलिंग भी होनी चाहिए, हुँ, कोऑपरेट भी करना चाहिए। तो चांसेस तो ऐसा नहीं ब्लीक है नहीं लग बहुत, रहे हैं। राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। हुँ। तो जो शूट आउट एट लोखंडवाला फ़िल्म थी, अ, अगर किसी को नहीं पता है तो अरबाज़ खान ने आपका रोल प्ले किया था उस फ़िल्म में। आप सैटिस्फाइड हो जो रोल उन्होंने प्ले किया या जिस तरह से दिखाया है उससे? देखिए जो भी रोल प्ले किया है, अब वो अपने हिसाब से बनाते हैं। हुँ, एक कोई आर्टिस्ट को लेते हैं, आर्टिस्ट को सूट होना चाहिए, कहानी को उनके सूट होना चाहिए, देन एस्थेटिक ब्यूटी है, फिर वो उसकी वो उनकी स्क्रिप्ट की वो डिमांड है। भले किसी का कुछ नुकसान हो या किसी का कुछ फ़ायदा हो, कुछ ये हो, वो नहीं, दे थिंक अबाउट देयर, उनका अपना वर्जन जो होता है, उनकी जो अपनी स्क्रिप्ट होती है, उस पे वो चलते हैं। राइट। बट जब आपने फ़िल्म देखी थी आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नहीं ठीक है, बन गई फ़िल्म, बन गई, इतना बड़ा इट वाज़ अ मेजर शूट आउट, या इतना बड़ा शूट आउट हुआ है, जो आज से पहले बम्बई में कभी हुआ हुँ, नहीं, और इट हैपेंड इन ब्रॉड डे लाइट राइट। एंड रियल एनकाउंटर। तो उसपे एक फ़िल्म बनी, लगा ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेटली जो दिखाया गया है, दाऊद इब्राहिम वाला टिप हाँ, ऑफ कि जो मिली। हाँ, जो टिप ऑफ दिया गलत दिखाया है, उससे थोड़ा
फील होता है कि भाई ऐसा है। तो थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्सेशन के लिए। जी मैंने आपका थैंक यू। बहुत जो ज़्यादा भी समय अभी आज लिया है। आपको बताया, जो भी अपना थोड़ा बहुत नेम फेम जो भी है, इज ऑल बिकॉज ऑफ ATS एंड माय कलीग्स, मेरे साथ में जो काम किए, माय सीनियर ऑफिसर्स, इनकी वजह से हम लोग सब एक एज अ टीम काम कर पाए, और कुछ हमने ऐसा लगा कि कुछ किया है, देश के लिए किया है, सोसाइटी के लिए किया है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट विथ माई सर्विस। थैंक यू सो मच, नॉट जस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट बट आपने जो सर्विस दी है देश को, नेशन को, उसके लिए भी। बिकॉज आई कैन ट्रूली से दिस कि अगर मुंबई सेफ है वो मुंबई पुलिस की वजह से। और मैं, मेरे जितने दोस्त हैं जो अलग अलग शहरों में या स्टेट्स में रहते हैं इंडिया में, मैं उन्हें से एक चीज़ ये हमेशा बोलता हूँ कि मुंबई इज़ सेफ फॉर एवरीवन। क्योंकि यहाँ पे मुंबई पुलिस आज भी, अगर मैं रात को निकलूँ तो मुझे हमेशा वो एक पुलिस वैन आते जाते दिखती है। तो वो जो पेट्रोलिंग होती है वो आज भी उसी तरह से होती है जैसे पहले होती थी, एंड दैट इज़ वाई मुंबई इज सेफ। So thank you so much, sir, for the service that you have done for Thank the you for nation. your appreciation of Mumbai Police. They really deserve it. ये तो उनके पीछे उनकी काफ़ी मेहनत है, सिंसियरिटी है, Yes, sir. और एक्सेसिबिलिटी है, रिस्पॉन्स है मुंबई पुलिस का पब्लिक के लिए। थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. जयेश भाई, Thank थैंक you, यू।